एसी स्टूडियो में सब अंधेरा, काला काला काला, और मैं पसीने में तरबतर हूँ। 50 बार तो मेकअप आर्टिस्ट को बुलाया गया होगा टचअप करने के लिए, फिर रिकॉर्डिंग में फंबल हुए जा रहे हैं। उन्होंने जो कान में दोहे पड़े हैं मेरे कि तुम क्यों आते हो यहाँ पे, तुम्हारे चक्कर में पूरा बुलेटिन बर्बाद हो गया। अगले आधे घंटे का बुलेटिन हमको रिकॉर्डेड शो लगाना पड़ा। तुम्हारे चक्कर में स्टूडियो एंगेज है, कितने काम फंसे हुए हैं, इतनी गालियाँ दी, तुम्हारे बस की तो नहीं है, छोड़ दो तुम इसको। तो आप किस पार्टी के पत्रकार? आपकी लाइन क्या है? आपके विचार क्या? मैंने उसको सीधा पूछ लिया कि किस पार्टी के, मतलब लाइन क्या है तुम्हारी, किस पार्टी के पत्रकार हो, कौन सा लाइन आप कैरी करते हो? मेरी ये नहीं कि प्रधानमंत्री की तरफ से कोई दबाव है, दबाव अपने ऊपर खुद आता है। जब हमने इंटरव्यू किया था, मैं और रूबिका साथ में थे उस इंटरव्यू में, एबीपी न्यूज़ में वो इंटरव्यू हम दोनों ने किया था साथ में। नरेंद्र मोदी के साथ बात करने में एक कोई गेस्ट जिसने पर्सनली आपको बहुत ज़्यादा, जिसे बोलते हैं इम्प्रेस करना? अमित शाह जी का इंटरव्यू करना, जो एनालिस्ट बन के बैठते हैं, जो विशेषज्ञ बन के बैठते हैं और एक पर्टिकुलर लाइन को फॉलो करते हैं, चाहे लेफ्ट की करें चाहे राइट की करें, वो जो एनालिस्ट हैं वो पेड होते हैं। नहीं, पेड किसके? दोनों तरफ से। बहुत से लोग एनालिस्ट बने बने पार्टियों के स्पोक्स पर्सन बन गए। हमारे सामने एग्जांपल्स हैं, बिल्कुल नाम ले तो संबित पात्रा, प्रदीप भंडारी, तहसीन पूनावाला, शहजाद पूनावाला, कि भाई रिजेक्शंस इज पार्ट ऑफ लाइफ। आप बच्चों को देखते हैं आजकल, जिस तरह ना आईआईटी के बच्चे, यूपीएससी के बच्चे ट्राई करते हैं, असफल होते हैं, एक्सट्रीम स्टेप उठा लेते हैं, बड़ा बुरा लगता है देख के, सोच के। जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, और मेरा ऐसा मानना है कि जो नहीं होता है वो और भी अच्छे के लिए होता है। तो जो नहीं हो पा रहा है उसके लिए जीवन में कुछ और आपके लिए और अच्छा लिखा हुआ है, इसलिए नहीं हो रहा है। मैंने एक विदेशी एम्बेसडर का इंटरव्यू किया, असाइनमेंट मिला मुझे। इंटरव्यू करने के बाद उस एम्बेसडर ने मुझे एज अ कर्टसी एक गुलदस्ता दिया उन्हीं की एम्बेसी में, यहीं शांति पथ पे, और एक लिफाफा दिया। तो गाड़ी में आके जब बैठे तो कैमरामैन ने कहा कि यार खोल के देख तो लो क्या है। तो मैंने लिफाफा खोला, सील लिफाफा था, टेप्ड, खोला तो उसमें कैश था। अच्छा, हाँ, कैश पैसे। एम्बेसी की बात बता रहे हैं? एम्बेसी की बात बता रहा हूँ। इंटरव्यू के बाद एम्बेसडर ने दिया। शाम को घर पहुंचे, पापा को मैंने पूरा किस्सा बताया, पापा ने सुना। पापा ने छूटते ही बोला कि अगर आज भटक जाओगे ना तो जिंदगी भर लिफाफे ढूंढोगे। आज फिल्म की सिग्नेचर ट्यून में उन्होंने आवाज इस्तेमाल की था। नमस्कार, मैं हूँ सुमित अवस्थी। आज तक में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नजर अभी तक की खास खबर पर। वो एक बहुत बड़ा उस वक्त के लिए मेरे लिए हाई पॉइंट आया लाइफ में कि सब मुझे पहचान गए, मतलब। और मुझे दिवांग ने कहा कि तुम अभी कैसेट खरीदो वहाँ पे और सुनो। वैसे वो टेप रिकॉर्डर नहीं है, मतलब टेप रिकॉर्डर भी खरीद लो यार, पैसे में दे दूंगा। आप एंकर बनना चाहते थे? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। बैठे हैं नेटवर्क 18 में और निकल गया, आप देख रहे हैं आज तक। ऐसा कभी हुआ आपके साथ? नमस्कार, मैं हूँ सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं जिंदगी की कुछ कहानियों का सिरा जब आप पकड़ते हैं तो एक कहानी से दूसरी कहानी कई बार जुड़ी हुई, कई बार एक दूसरे से उलझी हुई, कई बार एक दूसरे को छूती हुई, तो कई बार एक दूसरे को संबल देते हुए मिलती है। मैंने आज जो ज़िंदगी की कहानी चुनी है आप तक पहुंचाने के लिए और बताने के लिए, उसकी शुरुआत होती है इंदौर से। इंदौर वही शहर है जो कि आजकल हिंदुस्तान में सफाई के मामले में नंबर 1 है। लेकिन उस दिन उस बालक ने एक शैतानी की थी और वो शैतानी करते वक्त सफाई से वो काम कर नहीं पाया था। हुआ ये कि घर से निकला तो था बस्ता लेके स्कूल के लिए, मगर बीच बाजार अपने दोस्त के साथ अटक गया। कर क्या रहा था? तो क्रिकेट मैच देख रहा था। और जब भाई साहब क्रिकेट मैच देख रहे थे स्कूल छोड़ के, बंक करके, तो उसी मार्केट से उनके पिताजी भी गुजरे। पिताजी ने अपने साहबजादे को देख लिया लेकिन कहा कुछ नहीं। ये थोड़ा सा हैरान करने वाला लगता है। पिताजी ने कहा कुछ नहीं, वो चले गए। भाई साहब ने भी देख लिया कि बाबूजी देख चुके हैं, और उन्होंने सोचा कि जो होना था वो तो हो गया, जो आगे होने वाला है वो भी हो के ही रहेगा। तो इसीलिए अब मैच तसल्ली से देख लेते हैं, फिर घर चलेंगे। घर गए तो वहाँ पे उनके पिताजी ने कुछ उनसे कहा नहीं। जो कुछ भी कहना था वो पहले माताजी को कह चुके थे, और फिर जो मरम्मत और हजामत होनी थी वो उनकी तबीयत से हुई ही होगी। लेकिन पिताजी उस दिन कुछ नहीं बोले। सालों बाद जब बोलने की बारी आई और दुनिया ने उस बच्चे को कहा कि तुम इस काम के काबिल नहीं हो, तुम ये काम नहीं कर सकते हो, तुम फेल हो, तो वही फादर अब की बारी बोले। और पिता ने कहा कि तुम ये काम करोगे, तुम्हें काम करना पड़ेगा, तुम सफलता तुम्हें हासिल करनी होगी, तुम फेल नहीं हो सकते, फेलियर से डरो मत, काम करो। और हुआ वही।
जिस चीज़ के लिए दुनिया ने उन्हें नकारा, कहा कि तुम ये काम नहीं कर सकते हो, फादर की वही सीख काम आई और वो बच्चा उस काम करने में बेहद कामयाब हुआ और इसीलिए आज वो यहाँ पर बैठे भी हुए हैं। तो ये कहानी का एक पहलू है, लेकिन हर चीज़ कह के भी की जाए ऐसा मुमकिन नहीं और ऐसा ज़रूरी भी नहीं, और उसको समझने वाले ऐसे हों ये भी पॉसिबल नहीं। अगर ऐसा होता तो दफ्तर की सीढ़ियों पर बेसाख्ता दौड़ कर आई एक लड़की के लिपट सिर्फ जाने भर से ये थोड़े पता चलता कि वो उससे प्यार करती है। उसने कहा कुछ नहीं था, लेकिन बिना कहे अपने मौन में मन की जो मर्जी थी उसका इजहार वो कर गई। ये आज की कहानी का थोड़ा सा रोमांटिक पहलू है, जो भी आएगा जब हम उनसे बात करेंगे। लेकिन ज़िंदगी का आप किस्सा देख लीजिए, ज़िंदगी के सफ़र की कहानी देख लीजिए। हिंदुस्तान को कौन पूछे, दुनिया में जब जब कोई बड़ी चीज़ हुई तो उसके साथ उनका निजी और जाति रिश्ता कुछ ऐसे जुड़ा जिसकी शायद उन्होंने भी कल्पना नहीं की होगी। 9/11 हुआ, अमेरिका पे ओसामा बिन लादेन ने हमला कर दिया, लेकिन इनके जीवन में भी कुछ ऐसा घटित हुआ कि ओसामा फिर उसके बाद इनके जीवन से ना आज तक निकला, और मुझे लगता है कि आखिरी सांस तक कभी वो ओसामा को भूलेंगे नहीं। ये दूसरी कहानी थी। हिंदुस्तान के कॉन्टेक्स्ट में आऊँगा तो पता चला कि आप जो बड़ी बड़ी घटनाएं, कांधार हाईजैक हुआ, IC-814 को हम लोगों ने देखा तो भाई साहब ने ऐसा करिश्मा किया कि भारत और नेपाल के रिश्ते के बीच में ही लगा कि कुछ ना कुछ जो है चक्कर चल जाएगा। खैर वो भी एक चैप्टर है। और इस सब के बावजूद मुझे ऐसा लगता है कि किस्मत उन पर बहुत मेहरबान थी। अगर मेहरबान नहीं होती तो आज वो यहाँ पर होते नहीं या ना जिंदा होते, क्योंकि जिस दिन पार्लियामेंट में आतंकी गोली चला रहे थे तो हो सकता था कि गोलियों पे एक गोली पे नाम उनका भी लिखा हो सकता था, लेकिन किस्मत मेहरबान थी। खैर कहानियाँ बहुत सारी हैं, तो मैं बिना वक्त जाया किए आपको पहले अपने मेहमान का नाम बताता हूँ। हमारे आज के मेहमान हैं कोई और नहीं बल्कि सुमित अवस्थी जी। आप सब टेलीविज़न पे उनको देखते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, आज से नहीं बल्कि सालों से। तो सुमित जी आपको बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं क्या बोलूँ पूरी कहानी आपने बता दी है। अब लगता है इंटरव्यू ये ख़त्म करना पड़ेगा। नहीं, पहले ये बताइए, बाकी दिन होता ये है कि आप सवाल करने वाले होते हैं, जवाब देने वाला कोई और होता है। आज कहानी उल्टी है। बिल्कुल, आज पूछूंगा मैं और कहना आपको। आज मिहिर पूछेंगे। मेरे शो का नाम था हम तो पूछेंगे। तो आज मिहिर पूछेंगे और सुमित जवाब देंगे। ऑकवर्ड है। बीते कुछ दिनों में मिहिर 2-4 जगह पे जाना हुआ जहाँ पे लोगों ने मेरे इंटरव्यूज़ लिए हैं, तो मैं अब समझता हूँ कि इंटरव्यू देना कितना कठिन काम है और क्यों नेता लोग इंटरव्यू देने से बचते हैं वो अब समझ में आ रहा है। सवाल कहीं से भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, आउट ऑफ द पेपर सिलेबस भी आ सकता है। मैं मिहिर से सवाल पेपर नहीं निकलवा पाया तो तब से पूछ रहा हूँ कि क्या पूछने वाले हो, क्या पूछने वाले हो, पर आप बता ही नहीं रहे हो। तो सर, जैसे मैंने कहानी की शुरुआत की थी इंदौर से, और इंदौर में आपके पिताजी का मैंने जिक्र किया। मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि आपके फादर हैं और आप उनके साथ रहते। वो आपके साथ नहीं रहते, आप उनके साथ रहते। आप अपने पिताजी के साथ अपने रिलेशनशिप के बारे में बताइए, क्योंकि अगर वो ना होते तो आज सुमित अवस्थी एंकर होकर यहाँ बैठे नहीं होते। बिल्कुल ठीक बात है मिहिर। मैं जो भी हूँ, जहाँ भी हूँ, पापा के आशीर्वाद की वजह से हूँ। उन्हीं से जो कुछ सहजता आई है, जो भी बोलने का तरीका आया है, पापा से ही सीखा। पापा इंफॉर्मेशन सर्विसेज के आदमी रहे। DAVP, फील्ड पब्लिसिटी, आकाशवाणी, दूरदर्शन में उन्होंने काम किया। तो बचपन से वो माहौल था समाचार वाला, न्यूज़ वाला, न्यूज़पेपर पढ़ने वाला, मैगजीन्स देखने वाला। तो पापा से ही सब चीज़ें देखते रहे, समझते रहे, करते रहे। जो सबसे बड़ी चीज़, जो सबसे बड़ी सीख जो मेरे ख्याल से मैं भी अपने बच्चों को देना चाहता हूँ, और वो यही है कि ईमानदार रहो अपने काम के प्रति। पापा की शिफ्ट्स बेतुकी हुआ करती थी दूरदर्शन में, आकाशवाणी में। हम लोग स्कूल में पढ़ा करते थे, 4 बजे समाचार के लिए जा रहे हैं, 8 बजे लौट रहे हैं, फिर दोपहर में जा रहे हैं, फिर शाम को लौट रहे हैं। मतलब बेतुके टाइम। आपने कभी सोचा नहीं कि किसी के पापा का ऑफिस ऐसा हो सकता है। सारे पापा तो 9 बजे जाते थे, 4-5 बजे लौट आते थे। आपके पापा उस टाइम पे बेतुके टाइम पे घर से बाहर रहते थे। ये वक्त बदला तो आपके बच्चे आपसे पूछते हो कि ऐसी कौन सी नौकरी करते हो, सुबह जाते हो रात तक नहीं आते हो। बिल्कुल। अब मेरे बच्चों ने तो मतलब मेरे मुँह पे कहा है कि भाई हम आपका वाला काम नहीं करेंगे, ऐसी नौकरी हमको नहीं करनी है जिसमें कोई समय की कीमत ही नहीं है। मतलब आप किसके लिए इतनी मेहनत कर रहे हो जब आपके पास अपने लिए ही समय नहीं है।
खैर वो उनका अपनी चॉइस है, दोनों एडल्ट हैं, दोनों मैच्योर है, उस पर मैं नहीं जाऊँगा, जो करना चाहे करेंगे। लेकिन मुझे इस काम में एक पैशन दिखता था, एक जुनून दिखता था, एक पागलपन दिखता था। पहली बात तो ये कि इसलिए मैं इस फील्ड में आया। दूसरी बात, पापा की अपब्रिंगिंग ऐसी थी कि जर्नलिज्म के अलावा तीसरी चीज़ को सोची नहीं थी। एक चीज़ दिमाग में आई थी अपने कॉलेज के दिनों में कि वायुसेना में जाना है, एयरफोर्स की सेवा करनी है, तो वो मेडिकली अनफिट हूँ, नी नॉकिंग है, फ्लैट फुट है, तो वो मेडिकली रिजेक्ट हो गए, फौज में जाने का फौज में जा नहीं पाए। दूसरी चीज़ यही पता था समाचार क्या होते हैं, समाचार कैसे लिखे जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, तो इसके अलावा कोई तीसरी चीज़ सोची नहीं थी। मैं तो ये सोचता हूँ मिहिर कि कई बार, जैसे आपने बहुत अच्छा बात की इंट्रोडक्शन में, कि मेरी किस्मत कई जगहों पर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल उसने प्ले किया। मुझे संसद हमले के समय पे मैं वहाँ मौजूद था, IC 814 हुआ तो न्यूज़ रूम में मैं मौजूद था, सबसे ट्रेनी रिपोर्टर उस वक्त, बिल्कुल 1-1.5 साल पहले ही नौकरी ज्वाइन की थी, कोई इतने बड़े असाइनमेंट पे नहीं भेजता है। तो कई जगह कई कल्पना चावला वाला जो हादसा हुआ, मैं एंकरिंग कर रहा था। 9/11 वाला जो हादसा हुआ, उस वक्त मेरा बच्चा हुआ उस दिन मैं आऊँगा इसीलिए तो ओसामा कहा कि ओसामा। तो मतलब कुछ घटनाएं ऐसी घटी हैं कि जो मेरे साथ मेरी किस्मत की वजह से टचवुड मैं वहाँ पे मौजूद रहा, उसका मौका मिला। राइट टाइम पे आप राइट प्लेस पे थे। और मेरे मतलब मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन प्रेजेंस ऑफ माइंड था, इसीलिए राइट प्लेस पे राइट यूटिलाइज भी कर पाया अपने आप को जी ये तो मैं बात कर रहा था कि पिताजी से शुरुआत की थी। ये तो आपने बताया कि पिताजी के साथ परवरिश की। पिताजी आपके सख्त थे, सॉफ्ट थे, आपके साथ बातचीत करने वाले। होता है ना, थोड़ा सा एक जनरेशन गैप होता है, कुछ लोगों के बीच पिताजी फादर और बेटे के बीच प्यार बहुत होगा, लेकिन बातचीत संवाद कम होता है। हम 2 ही भाई बहन हैं मिहिर। पापा हम दोनों के लिए बिल्कुल बैलेंस रहे, कभी ऐसा नहीं रहा कि मेरी सिस्टर जो मुझसे छोटी हैं 3 साल, उसके लिए ज़्यादा चिंतित रहे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम दोनों को कभी ये नहीं लगा कि पापा ने हमसे बहुत प्यार किया, और कभी ये नहीं लगा कि हमसे बहुत नाराज़ रहे। हम लोगों के साथ बिल्कुल उनका व्यवहार सम व्यवहार था। और ये कहना मेरे लिए, आज जैसे आपने सवाल पूछा तो मैं खुद सोच रहा हूँ कि मैं पापा को कैसे एसेस करूँ। पर मैं इतना कह सकता हूँ कि पापा ने ईमानदारी सिखाई, कि मतलब काम के प्रति ईमानदारी, स्वभाव में ईमानदारी, चरित्र में ईमानदारी। मैं एक घटना बताना चाहता हूँ। मैं बिल्कुल नई नौकरी में था, जी न्यूज़ में था उन दिनों में, आई थिंक 97-98 की बात है ये। मैंने एक विदेशी एम्बेसडर का इंटरव्यू किया, असाइनमेंट मिला मुझे, नाम नहीं ले रहा हूँ जानबूझ के, घटनाएं अब तो खैर नहीं मिलेंगी। इंटरव्यू करने के बाद उस एम्बेसडर ने मुझे एज अ कर्टसी एक गुलदस्ता दिया उन्हीं के एम्बेसी में, यहीं शांतिपथ पे, और एक लिफाफा दिया। लिफाफा मैंने देखा नहीं, कैमरामैन साथ में थे, तब तो असिस्टेंट भी चलता था उन दोनों में, मारुति वैन में जाया करते थे। तो गाड़ी में आके जब बैठे तो कैमरामैन ने कहा कि यार खोल के देख तो लो क्या है। तो मैंने लिफाफा खोला, सील लिफाफा था, टेप्ड, खोला तो उसमें कैश था। अच्छा, हाँ, कैश पैसे। एम्बेसी की बात बता रहे हैं? एम्बेसी की बात बता रहा हूँ। इंटरव्यू के बाद एम्बेसडर ने दिया, मुझे भी समझ नहीं आया कि क्यों दिया। ऐसा मैंने कोई बहुत महान काम नहीं किया था, प्लान इंटरव्यू था, उनसे टाइम लेके गए थे। खैर उन्होंने कैश दिया, और जो भी उनके मन में रहा हो, कैमरामैन एक्साइटेड थे देख के कि पैसा मिला है। तो मैंने कहा सुनो, ये पैसा अपने किसी काम का नहीं है, ये मैंने तुरंत, मतलब पहला ख्याल पापा का आया। ऑफिस का मोबाइल फ़ोन मिलता था, वही मोबाइल फ़ोन से पापा के ऑफिस में फ़ोन किया, आकाशवाणी में थे पापा, और बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो बोले घर आओ, घर आके बात करते हैं, मैं मीटिंग में हूँ। तो बात अधूरी रह गई। शाम को घर पहुँचे, पापा को मैंने पूरा किस्सा बताया, पापा ने सुना। पापा ने छूटते ही बोला कि तुम्हारा क्या मन कर रहा है? तो मैंने कहा जो आप कहो, मेरा कोई मन नहीं कर रहा है। मैं तो इसके लिए गया ही नहीं था, मेरे को उम्मीद भी नहीं थी कि ऐसा कुछ मिलने वाला है, तो अनएक्सपेक्टेड है। तो बोले अगर आज भटक जाओगे ना तो ज़िंदगी भर लिफाफे ढूंढोगे। अच्छा। अब तय तुमको करना है, कॉल इज़ योर्स। मैंने कहा आप बताइए क्या करूं, मैं वापस लौटा दूं? लौटाना उसको बुरा तो नहीं लगेगा? मेरी चिंता ये थी कि मैं लौटाने जाऊंगा तो एम्बेसडर है भाई, वो एक कंट्री का, यहाँ पर वो क्या सोचेगा, कैसे करेगा। तो तुमको लगता है लौटाना चाहिए तो बिल्कुल लौटा के आओ, और उसको कुछ नहीं लगेगा, तुम लौटा के आओ। नेक्स्ट डे मैंने फिर टाइम मांगा तो एम्बेसडर साहब दिल्ली में नहीं थे, बाहर चले गए थे। उनके प्रेस अटैची से बात हुई तो उसने कहा कि मैं भी नहीं हूँ, सर के साथ मैं भी ट्रैवल कर रहा हूँ। मैंने कहा मुझे कुछ लौटाना है उनका, कुछ सामान गलती से मेरे पास आ गया है। तो बोले आप एक काम करिए, आप एम्बेसी पहुँचिए, मैंने किसी को लगा देता हूँ और आप उसको दे दीजिए, हमको मिल जाएगा। तो मैं एम्बेसी पहुँचा, वही लिफाफा फटा हुआ जो था उसी के अंदर वो पैसे रखे और एम्बेसी पे उस व्यक्ति को दे दिया। प्रेस अटैची का फ़ोन आया एक दिन के बाद कि क्या हो गया आपको?
मैंने कहा नहीं, वो मुझे नहीं चाहिए था, जो काम होना था काम हो गया, इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू चल गया, इसकी ज़रूरत नहीं थी मुझे। अगर उस दिन पता होता कि कैश मिल रहा है तो शायद मैं कभी नहीं लेता। तो अब ये चीज़ पापा की मुझे आजीवन याद रहती है। ऐसे कई बार मिहिर नौकरियों के ऑफर आए इस दौरान, इस 25 से 28 सालों में, कि आपकी तनख्वाह डबल कर देंगे, आपकी तनख्वाह ट्रिपल कर देंगे, आपके अकाउंट में इतना पैसा जमा कर देंगे। मेरे को एक ही बार पापा का वही ख्याल, बात एक ही लाइन ख्याल आती है कि सोच लो, ज़िंदगी तुम्हारी है, एक बार आदत पड़ गई ना तो इससे निकल नहीं पाओगे। तो वैसे ही है। अभी तक तो टचवुड चल पा रहे हैं। नहीं समझिए, उस मामले में आप ब्लेस्ड हैं। ब्लेस्ड इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज की जो जनरेशन है और जो जॉब करने के लिए ख़ास तौर पे जो अपने शहर को छोड़कर किसी दूसरे शहर में आके जो लोग काम करते हैं, मुझे लगता है कि उसमें से 90% आबादी ऐसी नहीं होगी जिसको कि माता पिता, मतलब मदर और फादर में से दोनों या कोई एक उसके साथ रहते होंगे। आपके साथ दोनों रहते हैं, तो ये ईश्वर की कृपा है मेरे हिसाब से, और ईश्वर की ब्लेसिंग ही इसको मानी जाए। बिल्कुल। तो ये तो थी फादर और मदर पेरेंट्स की बात थी, और वो परवरिश की बात थी, जिस परवरिश ने आपको वो बनाया जो आप सामने बैठे हुए, या जिस हिसाब से जो लोग आपसे मिले होंगे और जिन्होंने आपसे बातचीत की होगी तो उनको शख्सियत पता चली होगी। मैं आऊँगा आपके बारे में, आपके काम के, कि आप जी में थे, आज तक में भी जो हिंदुस्तान के बड़े टीवी चैनल से ऑलमोस्ट लगभग सब जगह आपने काम किया। आप नेटवर्क 18 में भी थे, एबीपी न्यूज़ में भी रहे, एनडीटीवी में के लिए भी आप काम कर रहे हैं, उन सब पे मैं बात करूँगा। लेकिन पहली चीज़ ये है कि ये जो काम करने का सिलसिला शुरू हुआ, इससे पहले बहुत सारी नाकामी आपको मिली। आपने कहा कि मैं फ़ौज में जाना चाहता था, एयरफोर्स में जाना चाहता था, आप जा नहीं पाए। उसके बाद और भी कुछ करना चाहते थे, आपको सब्जेक्ट वगैरह भी, तो वो बताइए। क्योंकि आपका जो व्हाट्सएप स्टेटस है उस पे दुष्यंत कुमार की लाइन लिखी हुई है कि कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। यानी आपके अंदर ना एक इच्छा होनी चाहिए कि मैं आसमान में भी छेद कर सकता हूँ। तो पहली चीज़ है कि विलिंगनेस होनी चाहिए कि मुझे ये काम करना है। तो वो काम करने का जो स्पिरिट है कि आप एक बार फेल हुए, 2 बारी फेल हुए, 3 बारी फेल हुए, लेकिन फिर भी आपने हार नहीं मानी और आपने काम किया, इसलिए आप आज यहाँ बैठे भी हैं। उसके बारे में पहले बताइए, फिर आपके पेशेवर ज़िंदगी के बारे में बाद में बात पूछूंगा। मिहिर, बहुत रिजेक्शंस आए, नो डाउट। और मैं ये कहता भी हूँ आजकल, मेरी रील भी बड़ी वायरल है कि भाई रिजेक्शंस इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। आपको रिजेक्शन से हताश नहीं होना है। बच्चों को देखते हैं आजकल, जिस तरह ना आईआईटी के बच्चे, यूपीएससी के बच्चे ट्राई करते हैं, असफल होते हैं, एक्सट्रीम स्टेप उठा लेते हैं, बड़ा बुरा लगता है देख के, सोच के। तो ये ज़िंदगी में फेलियर्स होते रहते हैं, और मेरे ख्याल से जो दौड़ेगा वही तो गिरेगा, और जो अगर गिर गया और उठा नहीं तो फिर क्या दौड़ेगा। तो जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, और मेरा ऐसा मानना है कि जो नहीं होता है वो और भी अच्छे के लिए होता है। तो जो नहीं हो पा रहा है उसके लिए जीवन में कुछ और आपके लिए और अच्छा लिखा हुआ है, इसलिए नहीं हो रहा है। इसीलिए जब मैं टीवी में आया, मतलब जी न्यूज़ में मैंने करीब 2.25 साल इंटर्नशिप की। 2.25 साल। अच्छा, नहीं सॉरी 13 महीने 13 महीने 1.25 साल। तो जी में आपने लगभग 13 महीने की इंटर्नशिप की। पैसे कितने मिले? इंटर्नशिप थी, कोई पैसा नहीं था। 13 महीने वो लोग भी भूल गए इंटर्नशिप देखिए, और मैं भी भूल गया कि मुझे पैसा चाहिए, क्योंकि मुझे पैसे की ज़रूरत थी नहीं। पापा मम्मी के साथ रहता था मैं, काम सीखने की ललक थी, नया नया टीवी जर्नलिज्म आया था, न्यूज़ जर्नलिज्म, अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही थी आपको, डेस्क पे क्या होता है, लॉगिंग क्या होती है, शूट क्या होता है, उसमें भी एंकरिंग का मौका मिला आगे जाके। जब मैं आप जो फेलियर्स कह रहे हो ना, तो 1.25 साल तक आप ट्राई करते रहे, आपको नौकरी नहीं थी। नौकरी जब मिली तो अचानक मिल गई, ठीक है मिल गई। एंकरिंग बनने की जब बात आई जी में, नौकरी एंकरिंग बनने के बाद, तो वहाँ रिजेक्शन मिला। आप एंकर बनना चाहते थे? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। आप एंकर बनना नहीं चाहते थे? उसकी 2 वजह थी। जब मैं जी में रिपोर्टिंग करने जाता था तो वॉइस ओवर करना पड़ता है अपनी रिपोर्ट के लिए, तो मेरे वॉइस ओवर को रिजेक्ट कर दिया गया था, ये कहते हुए कि बहुत नेज़ल वॉइस है आपकी। और बड़े सीनियर साउंड रिकॉर्डिस्ट थे, चाचू अभी भी हैं बहुत उम्रदार हो गए हैं। उन्होंने कहा कि तुम्हारी आवाज़ नहीं जाएगी, तुम्हारी आवाज़ कोई और रिव्यू किया करेगा। तो मैंने कहा ठीक है, नए नए थे इंडस्ट्री में, आपको कुछ पता नहीं था, आपने एक्सेप्ट कर लिया। फिर एंकरिंग का दौर आया, तो मैंने कहा कि मेरी तो आवाज़ ही रिजेक्टेड है। एंकरिंग वाली कहानी क्या है, ज़रा वो बताइए। जी न्यूज़ ने एक नया चैनल शुरू किया था, LTV, उस वक्त ELTV था वो, और उसको उन्होंने उस पर भी न्यूज़ बुलेटिन शुरू किए थे। तो उनको कई सारे न्यूज़ एंकर्स की आवश्यकता थी, तो बजाय इसके कि बाहर से न्यूज़ एंकर लेके आए, हायर करें, इन हाउस टैलेंट हुए, सर्च हुए कि कौन कौन है जो रिपोर्टिंग करते हैं, जो फील्ड में जो दिखने में ठीक ठाक हैं, जो एंकरिंग कर सकते हैं।
तो निधि कुलपति मैम आज हम इनके साथ काम कर रहे हैं, वो सीनियर मोस्ट एंकर थी जी में और आज इतना पॉपुलर, इतना बड़ा नाम है। तो उन्होंने हम 3-4 लोग जो रिपोर्टिंग करते थे उनको सिलेक्ट किया। मैं था, अनुराग तोमर थे, इंदु शेखर थे, जो रिपोर्टिंग थे, जो एक डेस्क पे था। और उसमें भी बाकायदा ट्रेनिंग हुई, तैयारी कराई निधि जी ने। डे 1 पे जब बैठा हूँ, बुलेटिन उस वक्त रिकॉर्ड होता था, टेप जाता था BSNL, लाइव तो था नहीं। तो वो बुलेटिन रिकॉर्ड होने में मेर आधे घंटे का बुलेटिन रिकॉर्ड आधे घंटे पहले शुरू होता था कि आप उसका टेप निकल जाता था। आप बुलेटिन 1.5 घंटे तक चलता रहा, आधे घंटे का बुलेटिन की रिकॉर्डिंग 1.5 घंटे चली। और PCR में हमारे माननीय चंदन प्रताप सिंह स्वर्गीय अब तो नहीं है, उन्होंने जो कान में दोहे पढ़े हैं मेरे कि तुम क्यों आते हो यहाँ पे, तुम्हारे चक्कर में पूरा बुलेटिन बर्बाद हो गया। अगले आधे घंटे का बुलेटिन हमको रिकॉर्डेड शो लगाना पड़ा, तुम्हारे चक्कर में स्टूडियो एंगेज है, कितने काम फंसे हुए हैं, इतनी गालियाँ दी, तुम्हारे बस की तो नहीं है, छोड़ दो तुम इसको, तुम नहीं कर सकते हो, तुम रिपोर्टिंग करो, रिपोर्टिंग तुम्हारी बेस्ट है। निधि जी, मैं बड़ा मायूस होके ग्रीन रूम में बैठा हुआ था आफ्टर द शो, निधि मैम आई, उनको पता लगा पूरा किस्सा, हौसला बधा, ढांढस दिया कि नहीं तुम कर सकते हो सकता है, सबसे पहली बार में होता है। मैं पसीने आ रहे थे, AC स्टूडियो में सब अंधेरा, काला काला काला, और मैं पसीने में तरबतर हूँ। और 50 बार तो मेकअप आर्टिस्ट को बुलाया गया होगा टचअप करने के लिए, फिर रिकॉर्डिंग में फंबल हुए जा रहे हैं, चंदन जी का प्रेशर अलग से है कि तुम कर सकते हो नहीं कर, मतलब टोटल फेलियर था वो, मतलब मैं रिजेक्टेड डिजेक्टेड था। निधि जी ने संभाला, हिम्मत हुई, घर आया, मम्मी पापा एक्साइटेड थे कि आज न्यूज़ पढ़ी होगी, क्या हुआ, न्यूज़ तो आई नहीं ऑन एयर। तो मैंने पापा को आके फिर पूरा किस्सा बताया, पापा मम्मी के साथ बैठ के, और कहा कि अब मैं नहीं करूँगा, मैं रिपोर्टिंग में ठीक हूँ, वो कंफर्टेबल है, अपना स्टोरी करो, एक स्टोरी लिखो, स्टोरी दिखाओ और चले आओ, ये सब एंकरिंग मेरे बस की चीज़ नहीं है। तो फिर पापा ने समझाया। मैं इसीलिए कहता हूँ पापा का रोल जो है ना जीवन में इतना इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि देखो नहीं करनी है मत करना, पर फेल होके मत आओ। रिजेक्शन उन्होंने तुम्हारा किया है, तुम इसको बनो, एंकरिंग करो, और फिर तुम कहो कि अब मुझे नहीं करनी है। अगर तुम अभी भाग जाओगे ना तो तुम कहीं भी सफल नहीं हो पाओगे, तुम हर चीज़ सिचुएशन से के सामने कॉम्प्रोमाइज़ करना सीख जाओगे। तो यू टेक इट एज अ चैलेंज, गो, रिहर्स करो, प्रैक्टिस करो, जब तक खुद को ना लगे कर पाओगे तब तक हाँ मत करो, भले ही 2 महीने लगे, 3 महीने लगे, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। पापा आकाशवाणी में थे, पापा भी ऐसे अनाउंसर्स को तैयार करते होंगे, तो शायद उनके पास अनुभव रहा होगा, जो भी है। तो मुझे वो बात हमेशा याद रही कि भाई तुम खुद फेल मत हो, अपने आप एडजस्ट मत करो, जाओ, सीखो, करो, और फिर उसके बाद कहो कि चंदन जी अब मैं नहीं करूँगा क्योंकि आपने मुझे रिजेक्ट किया था, आज मैं इसको लात मारता हूँ। उस लेवल पे तुम आ जाओ। तो बस उसके बाद जो एंकरिंग करनी शुरू की, और निधि जी की कृपा रही, और अब मैं एज एन एंकर आपके पास बैठा हुआ हूँ। अब सोचिए, मैं इसको दूसरे तरह से देखता हूँ। एक टाइम था जब आप उधर की साइड थे, मतलब एंकर बनना चाहते थे और कोई और सिलेक्शन कर रहा था, या एक तरह से वो अपना काम कर रहे थे और कह रहे थे कि आप इसके काबिल नहीं है, और या आप ठीक नहीं है। और आप खुद भी बता रहे हैं कि आधे घंटे का बुलेटिन रिकॉर्ड करने में 1.5 घंटा लग गया। आज अगर आप दूसरे साइड होते, कोई बच्चा ऐसे एंकरिंग कर रहा होता, या कोई भी मेल फीमेल कोई सा भी होता, तो आपको क्या लगता है कि आपका भी रिएक्शन ऐसा ही होता है जैसा उस टाइम पर आपको सुनने को मिला था, या फिर आप उससे कहते कि नहीं कोई बात नहीं, तुम जाओ 3-4 महीने ट्राई वाई करके आओ फिर दोबारा, या सिचुएशनल आपको लगता है जो रिएक्शन था उस टाइम पर प्रोड्यूसर का वो ठीक था? नहीं, मेरे ख्याल से ना उनका उस वक्त गुस्सा ठीक था। वो इसके लिए तैयार नहीं रहे होंगे, पर क्योंकि मुझे वो सीख मिल चुकी थी आज से 25 साल पहले, 28 साल पहले, तो शायद मैं वैसा नहीं करता, मैं किसी को हतोत्साहित नहीं करता। हो सकता है कि मैं डांटता कि अगर कोई बच्चा ठीक से नहीं कर पा रहा है, हो सकता है डांटता, पर ये नहीं कहता कि तुम नहीं कर सकते हो, तुम्हारे बस की नहीं है, तुम छोड़ दो ये सब काम। मैं ये कह के उसको हताश नहीं करता, कोशिश करता सिखाने की, समझाने की कैसे हो सकता है, जितना मुझे आता है उतना उसको बताने की कोशिश करता, और अगर वो सीख जाता है या सीख जाती तो बहुत अच्छा था, नहीं सीख जाता तो मेरा ही फेलियर था कि मैं एक टैलेंट नहीं दे पाया इंडस्ट्री को। इट्स लाइक दिस कि अपने ऊपर आ जाता। आपने अपने साथ में काम किया मीर, हमने मतलब आप मुझे जानते हैं कि मैं अपने मुझे क्या होता है, यू नो मी। ऐसा है कि मैंने और सुमित जी ने 2 अलग अलग संस्थानों में और बड़े क्लोज एसोसिएशन में काम किया। टीवी में मेरी जब शुरुआत हुई तो मैं आज तक गया था, और जिस वक्त मैं आज तक मैं वहाँ पर आज तक तेज़ के लिए मैं काम करता था, उस वक्त आप एक सेलिब्रेटेड एंकर थे। और सेलिब्रेटेड एंकर इसलिए कह रहा हूँ, अभी मैं उस सवाल की तरफ आने वाला था, आपने पहले पूछ लिया कि जो लड़कियों में क्रेज़ था
वो भी मूछें होने के बावजूद वो कुछ वैसा ही था जैसे अनिल कपूर का है। मुझे आपकी भी अच्छी है। ना ये कह के आप ये नहीं कह सकते कि अपने मूछ नहीं। बात यह है कि अमूमन जो ग्लैम बिजनेस में जो भी लोग हैं, टेलीविजन के एंकर हो, प्रेजेंटर्स हों, आप अधिकतर लोगों को देखेंगे या तो क्लीन शेव्ड है या फिर दाढ़ी बियर्ड के साथ उनके मुस्टचेज है। टिपिकल मुस्टचेज के साथ वाले एंकरों की संख्या कम है। और अब जब डाउन द लेन इतने साल के बाद मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि शायद आप ही इतने लंबे वक्त तक मूँछों के साथ एंकरिंग करने वाले एंकर हैं। तो उस टाइम पर मैं कह रहा था कि आपका एक अलग ही ग्लैमर ग्ले था, हाँ, पॉपुलैरिटी थी। फिर उसके बाद हमने एबीपी न्यूज़ में साथ काम किया और उस वक्त में सुमित जी का डेप्यूटी हुआ करता था, तो वहाँ पर भी बड़ा क्लोजली, इसीलिए बहुत सारी चीज़ें मैं आपके बारे में जानता भी हूँ। और सब मत बता देना। और उसमें से कुछ चीज़ें जो है पब्लिक को मालूम होनी चाहिए, जो बिना देखा हुआ पहलू है वो पता होना चाहिए। इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब आप काम कर रहे होते हैं तो एक संपादक के तौर पे या आउटपुट एडिटर के तौर पे या किसी भी लीडरशिप पोजीशन में जब आप काम कर रहे होते हैं तो उसकी क्या दुश्वारियाँ होती है, क्या मुश्किलें होती है, दूसरा देख नहीं पाता। कुछ मजबूरियाँ रही होती हैं, इसीलिए हर किसी को एक जैसे आप ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, इसीलिए वो धीरे धीरे बातचीत में आ जाएगी। हाँ। तो मैं था कि आप जी में थे, आपने कहा कि लगभग 1.25 साल आपने फ्री में इंटर्नशिप की, उसके बाद तनख्वाह कितनी मिली? पहली बार जब पैसे मिले तो कितने पैसे थे? मैं आपको जी के पहले थोड़ा ले चलता हूँ। जी के पहले मैंने एक छोटा सा काम और किया था, करीब 1.25 साल, नहीं 1.5 साल के आसपास। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, ICMR, एम्स में, एम्स के साथ लगी हुई बिल्डिंग है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का एक डिपार्टमेंट है। उसमें ऑडियो विजुअल यूनिट है, हेल्थ डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं वो लोग पब्लिक अवेयरनेस के लिए। छोटे छोटे जो आजकल शॉर्ट्स और रील्स इसको हम कहते हैं, ऐसे स्किट्स बनती थी, लॉन्ग फॉर्मेट डॉक्यूमेंट्रीज बनती थी। मलेरिया से कैसे बचें, मच्छर को कैसे पानी दूर रखें, जैपनीज एन्सेफेलाइटिस क्या है, इस तरह की चीज़ें, डॉक्यूमेंट्रीज मैंने करीब 1.5-2 साल वहाँ काम किया। उसमें मेरी तनख्वाह 1700 रुपये थी। 1700? मेरा काम उसमें स्क्रिप्ट लिखना था हिंदी में, लॉक करना था, हाई बैंड का ज़माना था। 1700 सुन के मुझे जो है ऐसी है कि मैं अगला सवाल ये पूछने वाला था कि 1700, 17,000, फिर वो 1,70,000 और फिर 17 लाख में कब तब्दील हुई? तो वो 1700 रुपये उस वक्त मिलते थे। एज मैं वहाँ पे प्रोडक्शन असिस्टेंट स्क्रिप्ट के तौर पर काम करता रहा। अच्छा। फिर वो प्रोजेक्ट बंद हुआ। उसी के साथ साथ मैं कोर्स कर रहा था भारतीय विद्या भवन में, इवनिंग क्लासेस जर्नलिज्म वाला। वो जब हो गया मेरा जर्नलिज्म का कोर्स, तब फिर मैंने पूरी तरह फोकस अपना यहाँ शिफ्ट किया। टीवी मुझे समझ में आ गया था, शॉर्ट्स क्या होते हैं, स्क्रिप्ट क्या होती है, डिटेलिंग क्या होती है, लॉगिंग क्या होती है, शॉर्ट्स कैसे लिखे जाते हैं, म्यूज़िक का क्या रोल होता है, कहाँ पे अप साउंड करना है, कहाँ नहीं करना है, कैसे आपका ओपनिंग शॉट सबसे अच्छा होना चाहिए, कैसे हर 6 सेकंड के बाद एक शॉट में चेंज आना चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ें विजुअल मीडियम को समझने वाली, विजुअल मीडियम को जो मैंने कहीं ट्रेनिंग नहीं ली थी, वहाँ समझ में आया। भारतीय विद्या भवन का कोर्स होने के बाद मैंने ये तय कर लिया कि इस फील्ड में आना है। सुना है आपको IMC ने रिजेक्ट कर दिया? 2 बार। एक बार IMC मैं IMC कहूँ कुछ बदला चुकाना है तो आप चुका सकते हैं। नहीं, अब तो इस बात के लिए IMC मुझे बुलाता है। आप देखिए, आप IMC में पढ़ाने जाते हैं, लेक्चर देने के लिए जाते हैं, जूरी में जाते हैं लगातार आप। IMC ने 2 बार लगातार रिजेक्ट हुआ। एक बार नॉर्मल जो कोर्स था, फिर जो टीवी रेडियो का जो पहला बैच था उसके लिए। हाँ, उन 2 बैचेस में रिजेक्ट हुआ। खैर, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन जब यहाँ काम करना शुरू किया ICMR में, तो खूब घूमने को मिला। गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ये सब गांव खेड़े में बिल्कुल गरीब, बीमारियां जहाँ हैं, गंदगी जहाँ है, मच्छर है ना, ये सब चीज़ें। रियल इंडिया मतलब जो आपके जिससे आप बचते हो, भागते हो। तो वो एक अनुभव भी दिमाग में आया कि ये सब चीज़ें भी होती हैं। नाली शूट कर रहे हो, गंदगी शूट कर रहे हो, आप शूट के भी उसमें खड़े हुए हो, मच्छर का क्लोजअप लेना है, ये सब मच्छर को पकड़ के लाना है, ये सब भी काम होते थे। अच्छा, मच्छर को पकड़ के डब्बे में लेके आते थे, फिर उनके क्लोजअप शॉट्स लेते थे कि ये मेल है, ये फीमेल है, ये जब काटेगी तो ये बीमारी होती है, मेल के काटने से नहीं होता है। ऑल दोज थिंग्स। अब तो मैं भूल गया हूँ बहुत सी जो डिटेलिंग है, जो साइंस है। हाँ, जो साइंस है उसकी, बाकायदा साइंटिस्ट लोग थे साथ में जो बाकी काम करते थे। हम तो केवल वो बता देते थे, हम उसको लिख देते थे। खैर,
तो मैं जब टीवी में आया उसके बाद जब जर्नलिज्म जी न्यूज़ में नौकरी की, 11 महीने इंटर्नशिप करने के बाद 1700 रुपये मिलने बंद हो गए थे, तो वो नुकसान हो गया था। 11 महीने तक काम किया। तो जब पहली बार आलोक वर्मा थे हमारे जी के एडिटर, इवनिंग शिफ्ट के, मॉर्निंग बुलेटिन हम लोग बनाते थे, तो अचानक उन्होंने मुझे एक दिन देखा और बोले कि ये तुम आते हो अभी भी? उन्होंने मुझे रखा था। तो मैंने कहा हाँ सर, आपने मना नहीं किया आने से। बोले कब से आ रहे हो? मैंने कहा सर 13वां महीना है, 12-13 महीना हो गए। 1 साल से ऊपर हो गया तुम आ रहे हो? तो मैंने कहा हाँ सर चलता है, आप कहेंगे तो नहीं आऊँगा आपसे। बोले नहीं यार, तुमने कभी कहा ही नहीं तुमको नौकरी चाहिए नहीं चाहिए, हमारा भी ध्यान नहीं किया, माफ़ी चाहता हूँ तुमसे, नौकरी करोगे ना? तो मैंने कहा अगर आप देंगे तो बिल्कुल करूँगा। तो उनके पास जो भी फीडबैक रहा हो, जहाँ से भी उनके पास वजह आई, मुझे नहीं पता आज तक, उन्होंने उसी दिन मुझे कहा कि तुम जाके HR से मिल लो, मेरी उनसे मैं बात कर लेता हूँ। मैं HR से मिला, नेक्स्ट डे मुझे HR से चिट्ठी मिली। तो HR में जब मिला तो मैंने उनको यही कहा कि भाई मेरी तनख्वाह 1700 रुपये लास्ट थी। तो वो भी हंसी उस वक्त HR में जी में। खैर दिव्या जी थी। 1700 तो नहीं मिले, लेकिन मुझे उन्होंने 3000 रुपये, 3100 रुपये दिए, जो कट के 2700 समथिंग मिलता था। तो वो मेरी पहली तनख्वाह रही जर्नलिज्म की फील्ड की। तो आपने जो तनख्वाह का सवाल पूछा, तो 2700 रुपये के आसपास से सफ़र शुरू हुआ था। और फिर उसके बाद एक दिन अचानक से आपके फ़ोन पे घंटी बजी, सामने से आवाज़ आई कि मैं आज तक से बोल रहा हूँ, आ जाओ इधर। बिल्कुल। 2 साल जी में काम करने के बाद और करीब 3 या 4 महीने एंकरिंग करने के बाद, एज एन एंकर मैंने अगस्त में शुरू किया था, और नवंबर में अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर में कॉल आया मेरे पास कि उदय शंकर बात करेंगे। तो मैंने कहा उदय जी, आज तक से बात कर रहे हैं, उदय जी हमारे एडिटर हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। तो उदय शंकर से बात हुई, उन्होंने छूटते ही पूछा कि क्या करते हो तुम, जैसे उनकी स्टाइल है। मैंने कहा जी न्यूज़ में हूँ सर, एंकरिंग करता हूँ। कब तक करोगे? छोड़ दो, आ जाओ। तो मैंने कहा जी, मुझे समझ में नहीं आया कि आपकी शादी हो गई थी तब? नहीं, तब शादी नहीं। अच्छा। तब हमारा अफेयर चल रहा था उन दिनों में। इश्क, हाँ। और ये बहुत तलब थी लोग कि शादी कर ली जाए, लेकिन तनख्वाहें बहुत कम थी दोनों की। मुझे तो उस वक्त मुझे 12,000 करीब 11,500 मिलते थे, और लोगों की तनख्वाह तो और भी कम थी। तो शादी करने के लायक स्थिति नहीं थी, इसलिए शादी नहीं कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे कि तनख्वाहें बढ़ जाएं तो शादी करेंगे। तो जब उदय जी ने बुलाया और फिर उदय जी का इंटरव्यू दिया, और जब मैं मिला उनसे जाके, तो उन्होंने भी तनख्वाह पूछी। तो मैंने बताया कि 12,000 से कम है सर, 11,500 से ऊपर है। तो उन्हें 25,000 दूंगा। 11 से 25, ये तो रॉकेट था एकदम से, मतलब दुगने से भी ऊपर कर दिया। मैं हतप्रभ रह गया, मेरे पास ना कहने की वजह नहीं बची, और मुझे शादी करनी थी। वो मेरे पर बहुत ज़्यादा प्रेशर था। ये साल 2000 है। ये साल 2000 है, बिल्कुल। भाई सुन लीजिए, सुमित जी की सैलरी साल 2000 में 25,000 रुपये थी। और फिर घर आके बताया, तो पापा और मम्मी ने भी कहा कि आज तक बड़ा ब्रांड है, SP सिंह वहाँ काम कर चुके हैं, हम लोग आज तक के फ़ैन रहे, आज तक देखते रहे थे, और SP साहब के तो फ़ैन थे ही थे। एज एन इंटर्न मैं SP के पास भी गया था अपना CV लेके, लेकिन वहाँ मैं नहीं कर पाया उनके साथ इंटर्नशिप। SP की जिस दिन मैं मिला हूँ SP से, उसके 15-17 दिन के बाद उपहार कांड हुआ, और उसके 1-2 दिन के बाद, कुछ दिनों के बाद SP की डेथ हो गई थी। तो SP से सिर्फ एक ही बार की मुलाकात हुई, जब अपना लेकिन देर आए तो दुरुस्त ही आए। तो खैर उदय जी ने मेरे को बहुत हैंड होल्डिंग की आज तक में बुला के, और काफ़ी पुश किया, काफ़ी प्रमोट किया। इनफैक्ट मुझे नहीं, सबके साथ किया, जितने भी आज तक में उस वक्त एंकर्स थे। आशुतोष की लीजिए, दिबांग लीजिए, नगमा, सिकता, प्रसून जी थे, अजय कुमार थे, आशुतोष थे, अंशु शर्मा थी। इन सब लोगों को काफ़ी, मानक गुप्ता बाद में आ गए थे, काफ़ी ज़्यादा। मानक भी हमारे साथ जी में थे, जी से वो भी आज तक आए थे। तो उदय ने सबको, मतलब पहली बार हिंदुस्तान के न्यूज़ में एक आप कहते हैं ना कि ग्लैमर देखा था आज तक की स्क्रीन के तौर पर। बाकायदा आपके कपड़े क्या पहनेंगे, मेकअप क्या होगा, स्टाइलिंग टीम हुआ करती थी, हर 6 महीने में आपका वार्डरोब चेंज हो रहा है। तो ये सब चीज़ हमको नहीं पता था। हम सब तो भाई छोटे घरों से आने वाले लोग बन ठन के बैठ जाते थे। मतलब इससे मुझे एक किस्सा और याद आ गया। जब मैं जी में था, जी में मुझे एंकरिंग के लिए ऑफिशियली बोल दिया गया कि अब आप एंकरिंग करिए, तो कहा गया आप कपड़े खरीद लीजिए जाके। तो मैंने कहा मेरे पास कपड़े नहीं है, मतलब ये कोट होना चाहिए, कम से कम 2 कोट ले लीजिए और कुछ टाई ले लीजिए 3-4, उन्हीं को आप रोटेट करके पहनिएगा। तो आप मानेंगे नहीं, मैं जी में सेक्टर 18 में ऑफिस था, फिल्म सिटी में। हम वहाँ से हम सेक्टर 18 आए, मैं और मेरा एक और साथी।
हमने सेल लगी हुई थी, वहाँ से 5,000 के 2 कोट खरीदे। 5,000 में 5,000 में 2 कोट, एक ग्रे कलर का, एक ब्लैक कलर का, अच्छा। ताकि एक दिन की बुलेटिन के लिए, एक रात के बुलेटिन के लिए, और 3-4 टाई ली। मतलब 6-7 हज़ार में हमने अपने 2 टो एंकर तैयार हो एंकर तैयार। तो ये, और वो भी अपनी जेब लगा के, किसी ने कंपनी ने खर्चा नहीं दिया। ये कहा गया था कि आप बिल ला के दे दीजिएगा, अब बाद में हम पास कर देंगे। तो वो अपने आप करते थे। आज तक में आप आए तो बिल्कुल अलग था, डिजाइनर आ रहे हैं, आपका मेजरमेंट हो रहा है, आप वीआईपी की तरह खड़े हैं, स्टार टाइप की फीलिंग हो रही है, स्टार टाइप की फीलिंग होती थी। और वो कंपनी में जो अपने कंटेम्प्रेरीज थे, उनकी भी आंखों में आप चुभते थे, अरे तुम तो हीरो जरूरत होती होगी तुम तो हीरो बन गए। तो मैंने कहा ना, कुछ चीज़ें किस्मत से मिली मुझे नहीं पता था कि ये सब होने वाला नहीं, है। ये तो आप जो किस्मत कह रहे हैं ना, किस्मत ही है। देखिए, आप कह रहे हैं कि मुश्किल से आपने 4 महीने की एंकरिंग की, हाँ, और उसके बाद आज तक में ये मौका मिल गया। हो तो ये ऐसे भी बैठ सकता, जाओ ना? हाँ हाँ, Allowed वो एकदम जी, खुली बात। तो वो 4 महीने की जगह 4 महीने बाद भी हो सकता था जिसमें आपके लिए एंकरिंग का मौका आता, नहीं भी आ सकता था। नहीं तो 13 महीने पहले जो आपने खाली इंटर्नशिप की, वो 6-7 महीने में भी ख़त्म होकर आप साल भर में एक पहचाने। लेकिन जब आप आज तक में आए, तो आज तक ने आपको एक पहचान दी जो सुमित अवस्थी दुनिया की निगाहों में है। और अधिकतर लोग, आपने बहुत जगहों पे काम किया, लेकिन आज भी अधिकतर लोगों के बारे से आप मिलिए और बात जब कभी भी होती है, तो लोग यही कहते हैं कि सुमित अवस्थी आज तक वाले। बिल्कुल। ये पहचान, वो ठप्पा ब्रांडिंग जो है आज तक की रही। तो शुरुआती दौर में जब बहुत सारे एंकर होंगे, आज तक इतना बड़ा ब्रांड था और आप वहाँ पे हर एक चीज़ बारीकी से परखी जाती थी, हमने भी उसको देखा है। कमर वहीद नकवी साहब, मतलब दादाजी ने हम लोग प्यार से कहते थे, वो हर चीज़ को तौलते बिल्कुल। तो उसमें आपके लिए सर्वाइवल मतलब कैसे हुआ? आपने अपने आप को उतने, जैसे आपने नाम लिया, आशुतोष थे, दीपक चौरसिया हो गए, पुण्य प्रसून वाजपेयी थे, अजय कुमार थे, और भी जो आपसे सीनियर रहे होंगे, अपनी जगह आपने कैसे बनाई? ये इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आज के डेट में जो टीवी में काम करने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, हमारे पास भी आते हैं, आपके पास भी जाते होंगे, हर किसी को एंकर बनने की तलब रहती है, टीवी पे आने की। लेकिन उसके पीछे की मेहनत शायद बहुत सारे लोग जानते नहीं हैं। और बहुत तेरे लोग आते हैं, कहते हैं मुझे सुमित अवस्थी की तरह एंकर करना है, मुझे फलाने की तरह एंकर करना, बिना चीखे बिना चिल्लाए। तो वो प्रोसेस समझाइए मेरे लिए भी, और मेरे ख्याल से जो इसको देखेंगे न्यू जनरेशन, उसके लिए भी। एक चीज़ जो सबसे मुझे लगता है कि एज एन एंकर ज़रूरी है, वो है आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड। आपको पता होना चाहिए कि आप स्क्रीन जो दिख रही है, आपके घर का जो मॉनिटर है, उसमें आप एज एन एंकर जब आप देखे जा रहे हैं, तो आप ही दिख रहे हैं। आप 200-300 आदमी की जो मेहनत है वो आपके चेहरे के थ्रू जा रही है। तो ये इस बात का रियलाइजेशन होना चाहिए कि आप कुछ भी कह रहे हैं, कर रहे हैं, वो उसका डायरेक्टली असर उन 200-300 पर पड़ने वाला है जिन्होंने ये न्यूज़ तैयार की है, आपके लिए मदद की है। तो आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो सामने वाला बोल रहा है, या जो न्यूज़ आप पढ़ रहे हैं, या जो न्यूज़ आप लाइव कवर कर रहे हैं, उसमें आप कैसे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, आपकी बात में कितना वज़न है, आपको कितना उस विषय की ज्ञान है, समझ है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो अक्सर हम इस तरह के कन्वर्सेशंस में यंगस्टर्स को, कॉलेजेस में हम जाते हैं कैंपस के लिए या किसी भी, और मैं बार बार ये कहता हूँ कि आप बिल्कुल अपने आप को अलर्ट रखिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके आसपास क्या चल रहा है। इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, और सहज रहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है मिहिर, कि आप अगर आपको नहीं आता है कोई चीज़, तो आपको ज़बरदस्ती ज्ञान दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर अंग्रेज़ी नहीं आती है तो आप शशि थरूर मत बनिए, अगर शशि थरूर जैसी अंग्रेज़ी मत बोलिए। आपको अगर बहुत कठिन हिंदी नहीं आती है, आपको अगर बोलचाल की भाषा आती है, जो आपकी ताकत है, आप अपनी ताकत पे खेलिए, अपने टर्फ पे खेलिए। और तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगती है इस पूरी एंकरिंग के खेल में जो होती है मिहिर, वो ये होती है, इन हालात में आपको अपना आपा नहीं खोना है। कई बार ऐसी चीज़ें होती है, खासकर डिबेट शोज़ में, जब लोग बाग गुस्सा करते हैं, आपको प्रोवोक करते हैं, आपको ट्रोल करते हैं। आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, तुरंत आपके पास रिएक्शंस भी आ जाते हैं। उससे बच के रहना है, उसको अपने दिमाग पे चढ़ने भी नहीं देना है कि आप बहुत अच्छे, बहुत तुर्रम खां बन गए हैं, और बहुत उसको मानते हुए अपने आप को डिप्रेशन में भी डाल देना है कि आपसे गलतियाँ हो रही हैं। उससे अपने आप को कैसे अलूफ रखें, कैसे अलग रखें, ये भी समझने की बहुत आवश्यकता है। आपने आज तक की जो बात की ना, मुझे एक घटना याद आ रही है, क्यों मैं आज तक मैं उस जगह को बना पाया। 2001 की बात है, नए 3 राज्य बने थे, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। पहला चुनाव हो रहा था उन राज्यों में। मुझे उत्तराखंड का चुनाव करने के लिए भेजा गया।
मैं करीब 17-18 दिन उत्तराखंड के चुनाव मैंने कवर किए और मैंने पूरा 70 के 70 कॉन्स्टिट्यूंसीज देखी। बाकायदा एक गाड़ी मेरे पास थी, एक ड्राइवर था और टेप भेजने का ज़माना था, वो तब लाइव व्यूज़ और ओबी वैन्स नहीं थे। उस दौरान मैं किसी घूमते घूमते एक दिन मैं देहरादून में था, शायद वहाँ वोटिंग हो रही हो, जो भी है। मेरे फ़ोन पे दिबांग का फ़ोन आया। अच्छा। दिबांग हाँ। दिबांग हम सबके सीनियर मोस्ट एंकर थे, आप जानते हैं। हाँ, दिबांग को कोई बताने की ज़रूरत नहीं है उनके बारे में, सूरज को कौन दिया दिखा। तो दिबांग का फ़ोन मेरे पास आया तो मेरे लिए आश्चर्य की बात थी कि दिबांग सर मुझे फ़ोन कर रहे हैं। मुझे आज भी याद है, मैंने सुबह का टाइम था, 8:30-9 बजे का। मैं किसी बाइट के चक्कर में मॉल कौन सी राजपुर रोड है जो देहरादून में, वहाँ घूम रहा था किसी नेता से मिलने के चक्कर में, देखा दिबांग सर फ़ोन कर रहे हैं और फिर सुबह 8:30-9 बजे। तो मैंने उठाया फ़ोन, तो कहा जी सर बताइए क्या हाल है अवस्थी। मैंने कहा जी ठीक हूँ। तो बोले कि तुमने राम गोपाल वर्मा का नाम सुना है। मैंने कहा राम गोपाल वर्मा का नहीं, मैं नहीं जानता, कोई नेता है क्या। बोले राम गोपाल वर्मा को तुम कैसे जानते हो। मैंने कहा मैं नहीं जानता हूँ, कौन है राम गोपाल वर्मा। पर यार वो राम गोपाल वर्मा ने तुम्हारे नाम का इस्तेमाल कैसे कर लिया। मैंने कहा कौन राम गोपाल वर्मा, मुझे कुछ समझ में आउट ऑफ बिल्कुल क्लू नहीं था। बोले एक फिल्म आने वाली, उस फिल्म का जो टाइटल ट्रैक है उसमें तुम्हारी आवाज़ का इस्तेमाल किया गया है और तुम उसमें पीछे से तुम्हारी आवाज़ आ रही है कि नमस्कार मैं हूँ सुमित अवस्थी, आज तक में आपका स्वागत है, आइए अब देखते हैं हेडलाइंस। मतलब ये उसने आवाज़ तुमने उसको दी है कि उसने तुम्हारी आवाज़ चुराई है। मैंने कहा सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये आवाज़ कहाँ से आई, क्यों आई। बोले मैं, फिर वो हंसे, बोले तुम्हें मैं टांग खींच रहा हूँ, ऑफिशियली हुआ होगा कुछ कंपनी के साथ उनका, तुमको बहुत बहुत बधाई हो। मैं कब से फिल्मों में जाना चाहता हूँ। तो आपकी आवाज़ फिल्म की सिग्नेचर ट्यून में उन्होंने आवाज़ इस्तेमाल की। वो एक बहुत बड़ा उस वक्त के लिए मेरे लिए हाई पॉइंट आया लाइफ में कि सब मुझे पहचान गए। मतलब और मुझे दिबांग ने कहा कि तुम अभी कैसेट खरीदो वहाँ पे और सुनो। मैंने कहा टेप रिकॉर्डर नहीं है। बोलते टेप रिकॉर्डर भी खरीद लो यार, पैसे में दे दूंगा। तो मैंने वहीं वॉकमैन लिया, मैंने देहरादून में उसी दिन कैसेट ढूंढा, कैसेट मिला कंपनी फिल्म का, सत्या कंपनी, माफ़ करिएगा, फिल्म का नाम कंपनी था, नॉट सत्या। कंपनी के लिए लिया, मैंने सुना और उसमें पूरा जब अपनी आवाज़ सुनी कि पूरे ट्रैक में पीछे अचानक एक आवाज़ आ रही है और फिर गोलियाँ चल रही हैं उनका, वो उसके बाद फिर उनका अपना क्रिएटिव क्रिएशन था। तो उसने मुझे एक आज तक में अपने कंटेम्प्रेरीज के बीच में एक पहचान दिला दी कि हाँ भाई ऐसा स्टारडम का एहसास कराया। तो ये छोटी छोटी खुशियाँ मिली है जीवन में। और तो ये स्टारडम तो पहली बार था, आप इतने दिनों तक आपने काम किया और आप लगातार कर रहे हैं। सबसे बड़ा फैन मोमेंट जिसको बोलते हैं वो मतलब कब आपके लाइफ में आया कुछ इस तरह से? कभी ऐसा हुआ कि कोई लड़की आई हो कह रही हो कि सुमित अवस्थी मुझे शादी कर लो? पिटवाएंगे आज। नहीं बोल दीजिए, अरे शादी हो चुकी, इतना दिनों के बच्चे बड़े हो गए। मतलब शादी हो चुकी थी मेरी, क्योंकि हम मैंने इसलिए कहा, मैं नाम नहीं कोट करूंगा क्योंकि फीमेल कलीग थी, वो आज तक मैं काम करते थे, उन्होंने कहा कि अगर इसकी शादी ना हुई होती तो मैं इसे शादी कर लेती। ऐसी घटनाएं घटी हैं। कुछ लोग जब फेसबुक आ गया ना तो लोगों ने फेसबुक पर इस तरह के मैसेज करने शुरू किए। ये मैं 2004-5-6 की बात कह रहा हूँ। आज तक से मैं नया IBM 7, आई थिंक 6 की बात है, IBM 7 आ गया था मैं। तो एक महिला है, वो जीजान से पीछे पड़ी रही और दफ्तर तक चली आई मिलने के लिए। तब तक हमारी शादी हो चुकी थी, मेरे दोनों बच्चे हो चुके थे। बीवी भी मेरे साथ ही काम करती थी IBM 7 में। तो मैं उस घटना को देख के ना मैं घबराया था। अच्छा। मतलब वो फैन मोमेंट नहीं था। शुरू में तो ठीक है, कोई आदमी आपको मैसेज लिख रहा है वहाँ तक ठीक है, लेकिन वो ढूंढते ढूंढते आपके दफ्तर आ जाना। फिर मुझे जब बात हुई उनसे पता लगा 3 दिन से रोज़ दफ्तर के बाहर आके खड़ी होती हैं। अच्छा। तो मुझे पता ही नहीं था, मुझे बड़ा ऑकवर्ड था मेरे लिए। आप मानेंगे नहीं, मैंने मतलब उन महिला से बात की, मेरी वाइफ ने बात की, उनको समझाया, वो नहीं मानी कि लड़का हाथ से निकल चुका है। हाँ, मतलब अब वो उसके लिए भी तैयार थी कि मैं आपके साथ ऐसे भी रह लूँगी। तो मतलब अब बड़ा ऑकवर्ड सी चीज़ है ना। अब कैसे मैं समझाऊँ इस चीज़ को। मुझे अंततः नोएडा पुलिस से बात करनी पड़ी। अच्छा। कि हाँ, मतलब SSP थे नोएडा के, आजकल तो IG हो गए। उनको मैं मिला, जाके पूरा किस्सा सुनाया और उन्होंने कहा कि आप क्या चाहते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि ये इनको समझा दिया जाए किसी तरीके से, और ये दफ्तर ना है, क्यों आप अपना समय बर्बाद कर रही हैं, मुझ पर ज़बरदस्ती का प्रेशर है, और ऐसा ना हो कि कभी कुछ कर लें। बड़ा ऑकवर्ड था मेरे लिए। तो वो उस चीज़ से आई डोंट नो पुलिस ने उनको कैसे समझाया, क्या किया, लेकिन अभी भी कभी कभी मैसेज आ जाता है। उसके पीछे की वजह भी बताता हूँ। असल में क्या है कि आपको जो लोग देखते हैं
उसमें से मुझे शब्द अगर चुन के कहा जाए ना हो तो दो चीज़ झलक आती है। पहला है कि सरल है और दूसरा है शालीन है। ठीक है, तो वो सरलता और शालीनता के चक्कर में आपको वो इसलिए आई होंगी। और मैं जो हमें देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि सुमित जी असल ज़िंदगी में भी वैसे ही हैं जैसे कि टीवी पे आपको न्यूज़ प्रेजेंट करते दिखाई देते हैं। ये मेरे बॉस भी रहे और उसके अलावा भी न्यूज़ रूम में चीखते चिल्लाते या ऐसे किसी को डांटते हुए बहुत मतलब रेयरेस्ट ऑफ रेयर ओकेजन पर अगर किसी ने देखा हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान नहीं होता है, किसी मोमेंट पे हो सकता है, अदरवाइज है नहीं। खैर नहीं, गुस्सा किया है, गुस्सा करता हूँ, लेकिन गुस्से को संभाल के नहीं रखता हूँ। जैसे किसी मुझे लगा कि कोई एक काम दिया किसी को और वो काम वैसा नहीं हुआ जैसा मैं चाह रहा था और उससे बेहतर हो सकता था, तो मैं ज़रूर डांटता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं नहीं डांटता हूँ, मैं भी इंसान हूँ, गुस्सा आता है। और फिर उसको डांटा, फिर उसके बाद बताया कि इसको ऐसे करते थे तो शायद हो जाता, और फिर आगे बढ़ गए। ये नहीं कि उसको फिर मलाल बना के रख लिया, दिमाग में रख लिया और आगे उसको परेशान किया। देखिए, अब नेतागिरी पार्टी पॉलिटिक्स पे मैं बाद में जाऊंगा। अभी आपका चूँकि सफ़र चल रहा है, दो चीज़ों पे आऊँगा। पहले आपने जी में काम किया, आज तक में काम किया, नेटवर्क 18 में काम किया, एबीपी में और एनडीटीवी में। किसी से मैं किसी की तुलना नहीं करना चाहता, क्योंकि हर संस्थान की कुछ विशेषता होती है और कुछ कमियां होती है। कमियों को देखेंगे तो हर जगह कमी दिखाई देती है। इन संस्थानों की एक एक विशेषता, जो काम करने वाले लोग हैं, जो प्रोफेशनल हैं, उनके हिसाब से आप बताइए। आज तक मैं सबसे अधिक अरसा बिताया, मैंने 2 बार आज तक में काम किया, एक बार 6 साल, एक बार 4 साल, करीब 10.5 साल अपने इन 27-28 सालों में आज तक को दिए हैं। सबसे पहले आज तक के बारे में बात करता हूँ। थॉरो जर्नलिज्म जो होता है ना, प्योर जर्नलिज्म जो होता है, वो आज तक मैं सीखा कि आप कैसे बायस नहीं होंगे, कैसे आप बैलेंस रहेंगे, कैसे आप खासकर उसको मौका ज़रूर देंगे जिसको आप स्टोरी कर रहे हैं, जो आपकी कहानी का खलनायक है, उसके पास ज़रूर आपको पहुंचना चाहिए ताकि उसका वर्जन आपको मिले। आपको टारगेटेड तौर पर आप किसी को निशाना नहीं बनाना चाहिए। तो बैलेंस स्टोरी का जो होता है, वो मेरे ख्याल से इंडिया टुडे ग्रुप जो है उसकी एक खासियत रही है। तो ये सबसे अच्छी चीज़ वहाँ सीखी, ये आज तक हो गया। जी न्यूज़ में जो सीखा, जी न्यूज़ क्योंकि मेरा पहला संस्थान था, तो वो मेरे दिल के बहुत करीब इसलिए भी है कि मैंने प्रोफेशनलिज्म वहाँ सीखा। न्यूज़ रूम, एटिकेट्स, कल्चर, सीनियर, मतलब इट वाज मोर लाइक अ फैमिली। घर की तरह चीज़ें थी। दफ्तर में भी कैसे घर की तरह आप काम करते हैं, अच्छा। वो सब चीज़ें। और अच्छी बात ये थी कि जी इतना बड़ा ब्रांड था उस वक्त में। 2 ही चीज़ थी, जी और आज तक नया आया था, और स्टार न्यूज़ हुआ करता था जो एनडीटीवी था उस वक्त में। जी में विनोद कापड़ी, सतीश के सिंह, राकेश खार, उमेश उपाध्याय, शैलेश जी, शिव प्रसाद जोशी, ऐसे ऐसे लोग हुआ करते थे। इन लोगों ने बहुत अच्छे से हैंड होल्डिंग की, मतलब सीनियर को कैसे जूनियर की मदद करनी चाहिए, ये जो कुछ सीखा तो मैंने जी में सीखा। अब IBN 7 में आता हूँ। IBN 7 नेटवर्क 18 में भी 2 बार काम किया, एक बार 3 साल, एक बार 3.5-4 साल। दोनों बार अलग अलग मैनेजमेंट था। एक बार राघव बहल की टीम थी, राजदीप सरदेसाई थे। दूसरी बार अंबानी के पास चला गया था नेटवर्क 18, तब काम किया। दोनों बार में अलग अलग है। अब जब IBN 7 पहला वाला था 2006 से 9 वाला, उसमें क्योंकि राजदीप सरदेसाई देख रहे थे, एडिटर इन चीफ थे ग्रुप के, राघव बहल थे, तो वो जो प्रोफेशनल जर्नलिज्म होता है वहाँ काम करने का बहुत आनंद आया था, क्योंकि नया चैनल था, नया सेटअप था, और आपको आज तक को चुनौती देनी थी, आपको आज तक को चैलेंज करना था, एनडीटीवी को चैलेंज करना था। राजदीप के दिमाग में एनडीटीवी रहता था। तो उन 2 बड़े संस्थानों को देखने, अच्छा जर्नलिज्म क्या होता है, बड़ी स्टोरीज़ क्या होती है, बड़े नेताओं से स्टोरीज़ क्या होती हैं। लालू का स्कैंडल रेलवे वाला जो वो वहीं का हमारा था। ये जो अमर सिंह वाला जो एपिसोड था, पैसा देने वाला संसद वाला, वो राजदीप वाला वही था। तो कुछ चीज़ें ये वहाँ देखी उन बड़े पत्रकारों के साथ काम करके, तो कैसे वो उन लोगों के साथ काम किया, ये वहाँ सीखा। दूसरा जो इनिंग थी उसमें मेरे पास जिम्मेदारी थी चैनल चलाने की। नेटवर्क 18, न्यूज़ 18 इंडिया हुआ था। उस दौरान टीम लीड किया अपने 150-200 आदमी की। तो वो जिम्मेदारी अलग थी कि भाई टीम लीड करते हैं तो आपको सबका ध्यान, कैसे आपको अपने गेट्स ओपन रखने पड़ते हैं। आप दफ्तर के लिए 24 घंटे अवेलेबल हो, घर के लिए शायद ना हो। ये जो एक एडजस्टमेंट होता है लाइफ में, कि आप अपनी फैमिली को एक कदम पीछे छोड़ देते हो, क्योंकि आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी में अपने आप को भी प्रूव करना होता है
कि मैं ये काम कर सकता हूँ। अधिकतर लोग समझते हैं कि संपादक जो थे पूरी मौज ही मौज है, नहीं, बिल्कुल नहीं है। जबकि ऐसा है नहीं। मैं हर संपादक के साथ पूरी पूरी हमदर्दी रखता हूँ, और जितना संपादक पे प्रेशर होता है हर तरफ से, और उसमें सबसे एक प्रेशर की हम बात ही नहीं करते हैं, फैमिली का प्रेशर, जी बिल्कुल, जिम्मेदारियाँ, नॉट प्रेशर, जिम्मेदारियाँ फैमिली की। वो छूट जाती है पीछे। हाँ, हर संपादक जो है, वो जब आप संपादक बनते हो तो उम्र के 40वें 50वें साल में होते हो, जब आपके माँ बाप बुजुर्ग हो गए होते हैं, जब आपके बेटे बच्चे ग्रेजुएशन लेवल पे आ रहे होते हैं, स्कूल का उनका 10th 11th 12th होता है, उसके बीच सामंजस्य बनाना है। और आप अपनी टीम के चक्कर में, अपनी टीम के लिए आप अपने परिवार को सेकंड प्रायोरिटी पर रख देते हो, वो कोई नहीं समझता है। वो सबसे अधिक मुझे लगता है कि किसी भी संपादक के जीवन चैलेंजिंग काम है वो, चैलेंजिंग काम होता होगा। और रही अब एबीपी न्यूज़ की बात, एबीपी न्यूज़ में जो चीज़ सीखी वो है कि आपको अपनी विश्वसनीयता कैसे बना के रखें, क्रेडिबिलिटी का रोल सबसे इम्पोर्टेंट होता है, और यही काम मुझे एनडीटीवी में मदद कर रहा है। एबीपी न्यूज़ और एनडीटीवी दो ऐसे ब्रांड हैं अपने इंडस्ट्री के आज भी, जिनका ट्रस्ट लेवल जो है पब्लिक के दिमाग में वो बहुत बड़ा है, कि भाई इन चैनलों ने अगर खबर दिखा दी तो इसका मतलब हाँ खबर है, खबर सच्ची है, खबर में दम है। तो वो जो क्रेडिबिलिटी को लेकर आप अपनी न्यूज़ सिलेक्शन करते हो, स्टोरी सिलेक्शन करते हो, रिपोर्टर डिप्लॉयमेंट करते हो, अपने आसपास जो अपना आप जो कहते हैं ना एक अपना ऑरा क्रिएट करते हो न्यूज़ का, कि भाई मैं उससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। तो ये चीज़ें मुझे लगता है कि एबीपी न्यूज़ ने आके काफ़ी उस शायद वो लिगेसी ऐसी थी, वो ब्रांड ऐसा चला आ रहा था, बड़े बड़े लोगों ने उसको हैंडल किया, तो जब उस जिम्मेदारी पे मिले तो वो कि क्रेडिबिलिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। यही चीज़ यहाँ एनडीटीवी में भी है कि क्रेडिबिलिटी इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़। मैं बार बार कहता था, आपको तो शायद याद भी हो, कि ब्रेकिंग न्यूज़ के चक्कर में नहीं पड़ना है। आप 1 सेकंड लेट हो जाओ, 1 मिनट लेट हो जाओ, मुझे दिक्कत नहीं है ब्रेकिंग न्यूज़ में, खबर सही जानी, पर खबर सही जानी चाहिए। गलत खबर आप ऑन एयर मत करो, और किसी का बैड पोर्ट्रेयल नहीं होना चाहिए, टारगेटेड पोर्ट्रेयल नहीं होना चाहिए कि किसी को दिखाना मुझे ऐसा है इसीलिए खबर ऐसा करूंगा, वो काम नहीं होना चाहिए। अगर है तो दिखना चाहिए, प्लस उसका भी पहलू आना चाहिए। अगर वो ऐसा दिख रहा है तो ऐसा क्यों दिख रहा है, हो सकता है कोई वजह हो। और मुझे ऐसा लगता है, समझिए चूँकि मैंने आपके साथ काम किया काफ़ी लंबे अरसे, कि जब हम ये काम करते हैं तभी आप क्रेडिबल हो पाते हैं। जिन संस्थानों की एबीपी की, एनडीटीवी की आपने बात की, उसमें ये कि दोनों पक्ष और 360 डिग्री एंगल से कोई चीज़ दिखाई जाती है, इसीलिए ऐसा है। आज तक के बारे में जो प्रोफेशनलिज्म की, मैंने तो अपने जीवन में टेलीविज़न की शुरुआत वहीं से की, और आज जो मैं आपसे बात भी कर रहा हूँ तो इसका बहुत बड़ा क्रेडिट आज तक को ही जाता है, क्योंकि मैंने वहाँ पे सीखा। वो मीडियम नहीं सीखा होता और इतने दिन उतने लोगों ने नहीं सिखाया होता तो आज मैं शायद इस लायक नहीं होता। खैर, अब चूँकि आप एंकरिंग करते हैं और एंकर के तौर पे हैं, तो उसमें एंकर की एक बुनियादी चीज़ होती है कि जब एंकरिंग कर रहा होता है आदमी, तो वो अपने इमोशंस और अपने पक्ष भूल के करता है। हो सकता है जो खबर आप पढ़ रहे हो वो आपको पसंद नहीं हो, आपकी मर्जी होती तो शायद आप कहते कि नहीं ये खबर नहीं दिखानी है, लेकिन आप पढ़ते हैं। लेकिन उसके इतर एक आता है, वो है कि इमोशनल। मैं 1-2 बार ऐसा हुआ कि मैं जब काम कर रहा था तो जो एंकर थी उसके घर से कोई बुरी खबर आ गई, किसी के देहांत की खबर आ गई। एक आध एंकर ऐसी थी जो कि खबर तो पढ़ गई उस वक्त पे, और जैसे ही पैकेज, मतलब जो छोटा सा कैप्सूल होता है वो चला या ब्रेक हुआ, वो ऐसे फूट फूट के रोने लगी। नेचुरल है। आपके जीवन में कभी ऐसा हुआ कि आप एंकरिंग कर रहे हो और आपके पास कहीं से कोई जानकारी कुछ ऐसे मोबाइल पे आया या किसी ने आके बताया जो कि एक तरह से ब्रेकडाउन वाली सिचुएशन थी? कायदा ये कहता है कि एंकरिंग छोड़ के आदमी को छोड़ देना चाहिए था, लेकिन वो चीज़ पीछे रह गई और प्रोफेशन आगे आ गया। हुआ मेहर, एक बार मेरे भैया हैं, मैं न्यूज़ पढ़ रहा था, आज तक की बात है ये, 2006 के पहले की बात है, 5 या 6 के आसपास। मैं एंकरिंग कर रहा था, लाइव बुलेटिन में था, रात का समय था, आई थिंक 8 बजे का बुलेटिन था या 9 बजे का बुलेटिन था। मेरे ब्रदर हैं, मेरे भाई दिल्ली में ही रहते हैं, उनका फ़ोन 2-3 बार फ़ोन पे बजा, तो जब जब पैकेज चला, मुझे टाइम मिला तो मैंने कॉल बैक किया। मैं कहा जी भैया, तुम तुरंत आ जाओ। रो रहे थे वो, मतलब आवाज़ में भर्राहट थी। मैं कहा क्या हो गया भैया? तुम बस आ जाओ, इसी वक्त आ जाओ जहाँ भी हो, और फ़ोन काट दिया। अब मैं बेचैन कि उन्होंने पूरी बात बताई नहीं कि क्या हुआ, क्यों हुआ। मेरे लिए भी काम करना मुश्किल हो गया। मैंने अपनी सिस्टर को फ़ोन किया अगले मौका मिलते से ही, उसी स्टूडियो से बैठे बैठे। मेरी सिस्टर को पूरा किस्सा पता था। उसने मुझे कहा कि
भैया के घर में ट्रेजेडी हुई है और किसी ने घर में घुस के भाभी को और बच्चे को मार दिया है। बच्चे को भी, भाभी को भी? हाँ, घर में दोनों की डेड बॉडी पड़ी हुई है और बच्चा मुश्किल से 5 साल का था उस टाइम पे। फिर लूटपाट करने आया था। अब उसके बाद बुलेटिन का कम से कम 2 सेगमेंट और बाकी थे और मैं इस लायक नहीं था कि मैं वहाँ बैठ पाऊँ। मुझे कुर्सी चुभ रही थी उस टाइम पे, मुझे निकलना था। और जानता हूँ भैया यहाँ अकेले रहते थे, मुझसे उम्र में 3 साल 4 साल बड़े हैं, पर बड़े क्लोज है वो हमारे। मम्मी की बहुत क्लोज है, मम्मी उनको बहुत मानती है, मैं बड़े बेटे की तरह। तो मुझे अपनी मम्मी की चिंता भी थी कि उन पर क्या बीत रही होगी। खैर बुलेटिन तो करना पड़ा। लास्ट सेगमेंट जो होता है उन्होंने कोई पुराना पैकेज निकाल के वेदर के साथ लगा दिया, आपको 5-7 मिनट का रिलीफ मिल गया और मैं निकल पाया वहाँ से। मतलब वो जो आखिरी के 5-7 मिनट की एंकरिंग थी 10 मिनट की, वो मैं भूल नहीं सकता हूँ कि वो कैसे मैंने निकाला। आप रो भी नहीं सकते हैं, आप दिखा भी नहीं सकते हैं, आप बता भी नहीं सकते हैं। ये किस्सा बहुत कम लोगों को पता है मेरे जीवन का। मैंने ज़्यादा कहीं, मुझे बड़ा अजीब लगता है अपनी इस तरह की बात बोलने में। फिर तो क्या, मतलब वो पता लगा उनके घर का ही नौकर था। वो तो पल पहाड़ जैसा लगने लगता है। बिल्कुल, मतलब जब किसी के घर में ऐसी ट्रेजेडी हो जाए, इमोशंस अपने जो है निजी इमोशंस को पीछे छोड़ के और पेशेवर जो प्रोफेशनल काम है वो काम आप संस्थान के लिए करते हो, और संस्थान से भी ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है आप उन तमाम लोगों और दर्शकों के लिए करते हैं जिसकी बदौलत आप उस कुर्सी पे बैठे हुए हैं। मान ली कोई एंकरिंग कर रहा और उसे पब्लिक का फीडबैक ऐसा है कि अच्छा नहीं, हटाओ हटाओ, तो आप नहीं टिक सकते, कहीं भी नहीं काम कर सकते। तो इनफैक्ट एक और ऐसे ही किस्सा, लेकिन वो ऐसा नहीं है, ट्रैजिक नहीं है, वो दूसरा। मेरी वाइफ एक्सपेक्ट कर रही थी सेकंड टाइम में ओसामा को और ओसामा का किस्सा आप बता दीजिए। मैंने शुरू में भूमिका में कहा था ओसामा क्यों है? ओसामा उस मतलब इसलिए है मेरे दोस्तों के बीच ओसामा कि वो 9/11 को पैदा हुआ है। 11 सितंबर उसका डेट ऑफ बर्थ है। 2006 में वो पैदा हुआ। उसका नाम अमाद है। लेकिन क्योंकि जब वो पैदा हुआ तो उस दिन 9/11 का एनिवर्सरी चल रही थी, हर चैनल पे वो कवरेज चल रहा था। शाम के टाइम की बात है, वही 6:30-6 बजे की। मैं भी स्प्रिंग मेडोज अस्पताल है ग्रेटर कैलाश में, उसी में डिलीवरी हुई थी। मैं खुद टीवी देख रहा था बैठ के वहाँ की, इतनी बड़ी घटना, उसकी एनिवर्सरी चल रही थी। आई थिंक 3री एनिवर्सरी थी उस साल, है ना, ऐसे कुछ होगा। 2001 का वाक़या। 1 है तो 5वीं थी, सॉरी। तो 2006 की बात है ये। तो जब वो आया तो सब जगह ओसामा बिन लादेन चलता था। तो मैंने लिख दिया कि सारी मैसेज जो मैंने ग्रुप ब्रॉडकास्ट किया उसमें यही लिखा कि मेरा सारी दुनिया ओसामा बिन लादेन को खोज रही है, वो यहाँ पर है स्प्रिंग मेडोज में, आइए ओसामा हुआ है। तो मेरे दोस्तों के बीच में वो ओसामा के नाम से फेमस हो गया। आज भी जो उस ज़माने के दोस्त हैं वो उसको ओसामा ही बुलाते हैं। ये अलग बात है कि अमादे को नहीं पता कि वो क्यों ओसामा है। तो ये ओसामा की बात हुई थी। अच्छा, अब तो जब बात अधूरी रह गई, जब ओसामा आलूका जब एक्सपेक्ट कर रही थी अप्पू को, अमादे को, तो भी मैं बुलेटिन कर रहा था। वो 9th मंथ, इनफैक्ट 8 मंथ प्लस था और सीवियर लिवर पेन हुए और वही फ़ोन आया। उस वक्त मैं 10वें का बुलेटिन कर रहा था, मुझे अच्छे से याद है, मैं 10 तक कर रहा था कि चलना पड़ेगा अस्पताल। किसी का, मेरे पापा का फ़ोन आया कि अस्पताल जाना पड़ेगा, बहुत पेन है। तो ठीक है। तो वो भी बुलेटिन किसी तरह ख़त्म हुआ, भागे, पहुँचे अस्पताल, ले गए रात को। खैर डिलीवरी अगले दिन दोपहर में हुई। ओसामा को जो आना था इसलिए। तो हमने अलग अलग चैनलों के सफ़र के बारे में आपसे जाना। अब जो वो सफ़र है, जो आपका काम है, उस काम के बारे में बात करूँगा कि पत्रकारिता काम है, आप रिपोर्टर पहले थे, रिपोर्टर में रिपोर्टिंग करने में आपकी जान भी बचती है। तो जब आप खबर दिखाते हैं किसी के लिए, आपके जीवन में कभी ऐसा मौका आया कि जब किसी की खबर दिखाया उसके बाद उसने फ़ोन किया और क्या करे भाई ये क्या लिख दिया, जिसमें कड़क स्वर हो या धमकाने वाली मतलब पीछे से इंटेंशन रहा हो, ऐसा वाक़या हुआ कभी? कई बार हुआ है। अच्छा, वो नेता आज भी हैं। अच्छा। कई बार हुआ है। इनफैक्ट एक नेता ने तो एबीपी न्यूज़ में सरेआम गाली दे दी थी लाइव शो के दौरान ही। गिरिराज सिंह ने। गिरिराज बाबू आप सुन रहे हैं? हाँ। गिरिराज बाबू ने माँ की गाली दी थी सवाल पूछने पर। ऑन एयर लाइव था एबीपी न्यूज़ में। अच्छा। हाँ, जब मैं एबीपी न्यूज़ में नया था, तब आप नहीं आए थे। नहीं, मैं नहीं था। ये तो हम लोग सेक्टर 60 वाले ऑफिस में थे जी, तब की बात है ये। खैर वो ऐसे, मतलब ऐसे कई सारे किस्से हुए हैं। कोई स्टोरी की आपने सोर्स के हवाले से पीस टू कैमरा किया या कॉपी में लिखा,
तो वो नेता को पता ही खबर उसी ने दी है, पर उसने कहा मैंने ऐसा तो नहीं कहा था, तुमने गलत कोट कर दिया मुझे। मैंने कहा आपको कोट ही नहीं किया, सोर्स है वो तो, गलत मतलब निकाला गया। हाँ गलत मतलब निकाला। तो बोले यार जैसा मैंने कहा था वैसा नहीं कहा। तो मैंने कहा मैंने थोड़ी कहा था कि आप मुझे कहो, या मैं आपका इस्तेमाल कैसे करूंगा। भाई जो आपको अच्छा लगता है आपने उतना हिस्सा दिया, लेकिन कुछ तो मेरा भी विजडम है ना कि मैं आपकी बात को क्या समझता हूँ, मैं उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ उस लिबर्टी का, और मैंने आपका नाम लिया नहीं है। तो ऐसे दोनों तरफ के लोग, मतलब उस वक्त की कांग्रेस की सरकार थी वो भी परेशान रहे, कई सारे अंबिका सोनी, कपिल सिब्बल, मनीष तिवारी, ये सब मिनिस्टर्स थे सरकार में, अहमद पटेल पार्टी में थे, और जब इधर आए बीजेपी के दिनों में तो यहाँ कर भी है। तो वो नेताओं को मज़ा आता है अपने पत्रकारों को, रिपोर्टरों को फोन करके दिखाने में कि हम तुमको देख रहे हैं। लालू यादव, शरद पवार देख रहे हो, देख लेंगे। ऐसे आज के ज़माने में इस आप इधर की बात करेंगे तो अनुराग ठाकुर, प्रवेश वर्मा, ये मतलब ऐसे साथी रहे हैं, मतलब साथ में देखे हैं, मोहब्बत में हड़का लेते हैं। हाँ मतलब मजे मजे में चिढ़ गए, बात नहीं, मतलब अधिक से अधिक क्या होता है अगली बार नहीं मिलेंगे, टाइम नहीं देंगे आपको, आप उनसे इंटरव्यू का समय मांगते रह जाएंगे, आपको नहीं मिलेगा, कंपटीशन को मिल जाएगा। तो ये ऐसे वो लोग तंग कर देते हैं, पर ये ठीक है, ये हमारे जीवन में ये नोकझोंक चलनी चाहिए, पार्ट एंड पार्सल ऑफ जर्नलिज्म। मुरली मनोहर जोशी जी के साथ क्या हुआ था? अरे मैं उसको अवॉइड करना अवॉइड नहीं कि इतनी बार लोगों ने पूछा है वो। मुरली मनोहर जोशी का मैं जी न्यूज़ में था, मैं इंटरव्यू कर रहा था, ये बात है 2014 केवल इलेक्शंस की। उस दौरान मैंने जी में 9-10 महीने काम किया था, तो इलेक्शन कवर कर रहे थे, नरेंद्र मोदी की हवा चल रही थी, वो वाला चुनाव था, मनमोहन सिंह कह चुके थे कि अब पीएम नहीं बनेंगे, कांग्रेस ऑलरेडी बैकफुट पे थी, अन्ना आंदोलन वगैरह चल रहा था। उन सब के बीच में मुरली मनोहर जोशी जी की खासियत है, वो कभी एक ही सीट से दोबारा चुनाव नहीं लड़ते। वो इतनी बार लोकसभा में रहे, हर बार सीट बदली उन्होंने बदली, पार्टी ने बदलवा दी। अब मतलब जब वो इलाहाबाद से बनारस आए तब तो नरेंद्र मोदी नहीं थे, तब तो वही यही अडवाणी और जोशी वाला एरा चल रहा था, वेंकैया नायडू अध्यक्ष थे। तो मैं ये नहीं कह सकता किसने बदलवा दी, लेकिन वो हमेशा उन्होंने सीट बदली। उनके साथ एक्चुअली उन पे ये ठप्पा लगा हुआ था कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को समय नहीं देते, वो दिल्ली में रहते हैं। अच्छा, वो ना इलाहाबाद में समय बिताया, ना बनारस में रहे। तो उस साल उन्होंने एंटी इनकम्बेंसी से एक तरह से बचने के लिए सीट बदल लेते थे। तो 2009 से 2014 तक वो बनारस के सांसद थे। 2014 में जब ये तय हो गया कि मोदी जी बनारस से लड़ेंगे तो इनको सीट बदलनी पड़ी। तो माननीय मुरली मनोहर जोशी जी कानपुर आ गए चुनाव लड़ने के लिए। तो मैं इलेक्शन कवर कर रहा था जी न्यूज़ की तरफ से। जी न्यूज़ का एक शो था, वो मैं ग्राउंड शो करता था, उसमें दोनों पार्टी के दोनों तरफ के कैंडिडेट को बुला के, दोनों क्या तीनों, सपा भी थी, सबको कैंडिडेट को बुला के खड़ा करते थे। कोशिश थी कि पब्लिक के बीच में कैंडिडेट आए और अपनी बात कहे, या तो कैंडिडेट आए या उसके परिवार का आदमी आए, पत्नी है तो पति आ जाए, पति है तो पत्नी आ जाए, इस लाइक दिस। मुरली मनोहर जोशी ने मना कर दिया कि भाई मैं तो वो सांसद थे, इतने बड़े थे, बीजेपी अध्यक्ष रह चुके, उनको बुलाना आसान नहीं था। तो उन्होंने एक बड़ी मुश्किल मिन्नतें करने के बाद कहा कि आप मेरे घर आके मेरा इंटरव्यू कर लीजिए। अच्छा, तो मैं उनके घर आके उनका इंटरव्यू करने चला गया। कुछ सवाल यहाँ आगे पूछने के बाद मैंने यही सवाल जो कि आप क्यों सीट बदल लेते हैं, तो उस पर उन्होंने बड़े अनकम्फर्टेबली कुछ जवाब दिया। फिर मैंने कहा कि मैं एक चीज़ और नोट कर रहा हूँ कि जब से मैं आपके घर की तरफ बढ़ रहा था मेरी अपनी गाड़ी में, एक भी पोस्टर पे नरेंद्र मोदी की नहीं दिख रहे हैं, आप सिर्फ मुरली मनोहर जोशी दिख रहे हैं, जबकि बीजेपी के डिक्लेयर्ड पीएम कैंडिडेट है वो। इससे वो अनकम्फर्टेबल हो गए। तो मैंने उसको फिर दोबारा पूछा कि आपको नरेंद्र मोदी से क्या दिक्कत है, क्यों उनके तस्वीरें आपके मोहल्ले में, आपके घर के आसपास नहीं दिखाई दे रही हैं, सिर्फ आप ही आप क्यों हैं। तो उस पर वो चिढ़े और कहा कि भाई मेरी तस्वीर से आपको क्या दिक्कत है अगर मेरी तस्वीर दिख रही है तो। और यहाँ पे उन्होंने फिर कहा कि भाई कैमरा बंद कर दो। ऐसे आप और मैं बैठे हैं, ऐसे मैं और वो बैठे थे आमने सामने, हमारे कैमरा को बंद करके फेस टू फेस हुआ, कैमरा बंद करो, कैमरा बंद करो। उनको लगा कि बार बार मैं 2-3 सवाल ऐसे पूछ लिया जिसमें वो कंफर्टेबल नहीं थे। तो और उन्होंने सीधे कैमरामैन को देख के बोला कि भाई कैमरा बंद करो, डांटते हुए। तो कैमरामैन घबरा गया बेचारा, जो भी था। तो मैंने उसकी तरफ देखा, उसको लगा कि शायद मैं बोल रहा हूँ कि बंद कर दो, मैंने उसकी तरफ केवल देखा था ऐसे, तो उसने कैमरा ऑफ कर दिया। तो ये कैमरा तो ऑफ हो गया जो मुरली मनोहर जोशी के सामने वाला था, लेकिन जो पीछे था, जो मेरे फेस पे था, वो ऑन था। अच्छा, ये कैमरामैन थोड़ा सा स्मार्ट था, इसने उसको ऑफ नहीं किया। तो वही ऑफ करने के बाद फिर वो बुलाया कि तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ, मैं बीजेपी का अध्यक्ष रह चुका हूँ, कौन है ये, तो आज का लड़का है, नरेंद्र मोदी के लिए बोले कि ये तो देखो क्या होता है। हाँ मतलब ये तो अभी का है, इस तरह की बातें वो करने लगे। फिर उन्होंने जी न्यूज़ के चेयरमैन का नाम लिया, सुभाष जी का, कि मैं उनको जानता हूँ वगैरह वगैरह, मैं उनसे शिकायत कर दूंगा। तो वजन डालने के लिए जो हो सकता है। हाँ, तो मैंने कहा कि सर देखिए, सवाल पूछना मेरा काम है, जवाब क्या देना है ये आपका काम है। मैं तरह तरह से कोशिश कर सकता हूँ, आप तरह तरह से बच सकते हैं,
पर ये आप नहीं कह सकते हैं कि ये सवाल हटा दो। वो इसी बात पर अड़ गए थे, इसको डिलीट करो पूरे को, इसको हटा दो, इस पूरे को दोबारा रिकॉर्ड करो। तो मैंने कहा नहीं सर, जो हो गया सो हो गया, मैं डिलीट तो नहीं करूँगा। आपको शिकायत करनी है मेरे चेयरमैन से कर दीजिए, जो होगा देखा जाएगा मेरी नौकरी के बारे में। पर मैंने ना सवाल किसी का प्लांटेड है, ना मैं कहीं से लेके आया, सब एक्सटेम्पोर इम्प्रॉम्प्टू सवाल थे जो मैंने ऑब्जर्व किया। मैं 15 दिन से यूपी में घूम रहा हूँ, कहाँ क्या चल रहा है, नरेंद्र मोदी की कैसी हवा दिख रही थी मुझे। तो ऐसे में अगर आपको जवाब नहीं देना है तो आपकी मर्जी है, पर आप ये नहीं कह सकते कि इसको डिलीट करो। वो डिलीट करने पड़ गए, मैंने डिलीट नहीं किया। वो इंटरव्यू वहीं समाप्त हो गया। उन्होंने पहले डराया, धमकाया, फिर पुचकाया, पैर पे हाथ रखा, अरे होता है, अब मैं तुम्हारे पिताजी की उम्र का हूँ। मैंने कहा कि मेरे पिताजी मुझसे ऐसे बात नहीं करते हैं। ये सब चीज़ें उसमें रिकॉर्ड हुई दूसरे वाले कैमरे में। माइक निकल के नीचे गिर गया था, तो वो आवाज़ भी थोड़ी डिस्टॉर्टेड सी है, लेकिन वो है यूट्यूब पे कहीं कहीं पड़ा हुआ है वो वीडियो। और आते जाते लोग को जब मुरली मनोहर जोशी को तंग करना पड़ता है तो कोई ना कोई उसको डाल देता है और मुझे टैग कर देता है। नहीं, इसमें एक लेसन छुपा हुआ है कि आप पत्रकार होने के नाते अपनी बात शालीनता से पूछ सकते, चाहे सामने वाले को कितना भी कटु लगे। हाँ बिल्कुल, भाई इसकी बेस्ट एग्जांपल रजत शर्मा है कि नहीं है। आप अदालत आप देखते रहिए, वो मुस्कुरा के हर सवाल पूछ लेते हैं और आपको बुरा भी नहीं लगता है। और मैंने ऐसा कोई सवाल नहीं पूछा था, मतलब बहुत ही आराम से इंटरव्यू चल रहा था, 7-8 मिनट का इंटरव्यू हो चुका था। केवल यही तो कहा कि उनके पोस्टर क्यों नहीं है, आप किस बात की दिक्कत है आपको, बस इसी पर वो पहले उस सवाल पे कि आप क्यों सीट छोड़कर आए, फिर इस सवाल पर कि आपके साथ एक बार और घटना होगी, आपके शो में 2 मेहमानों के बीच कुछ नूरा कुश्ती टाइप का हो गया था मामला। हाँ, हम तो पूछेंगे मैं। हाँ, उसके बाद से आपने पूछना बंद कर दिया। मतलब ये मैंने कॉन्शियसली डिसीजन लिया कि ये डिबेट नहीं करूँगा, डिबेट नहीं करूँगा, क्योंकि डिबेट से आपका अपना बीपी तो बढ़ता ही बढ़ता है। मुझे मेरे बच्चों से आंखें मिलाने में दिक्कत होने लगी। अच्छा। मेरे बच्चे जब स्कूल से लौटते थे तो वो बोलते थे कि आपने कल आप डांट रहे थे, कल आप गुस्सा कर रहे थे, हमारे स्कूल के मेरे दोस्त ऐसा बोल रहे थे। तो मुझे लगा कि यार ये जो मैं कर रहा हूँ उसकी ये इन पे इम्प्रेशन पड़ जा रहा है। तो बहुत ही 18-19 की बात है, मैंने कॉन्शियसली डिसाइड किया कि मैं डेली डिबेट शोज जो होते हैं ना चीख चिल्लाहट वाले, उससे एक तो मेरे स्वभाव में नहीं था। फिर मैंने कहा कि मैं एक अलग रास्ता बनाने की कोशिश अगर मैं आपका संपादक कल को बन जाऊं तो मैं आपको डिबेट करवाऊंगा, डेली करिए। मैं आप करा लीजिएगा, लेकिन मैं चीख चिल्ला तब भी नहीं पाऊंगा। डिबेट में आजकल जो डेसिबल ऊंचा करने की टेंडेंसी हो गई है, ये आपको लगता है कि दर्शक पसंद करते होंगे? बिल्कुल नहीं। तो फिर लोग चिल्लाते क्यों हैं? आप खुद जर्नलिस्ट हैं, आप कह रहे कि आपको उस टाइम पर जब आपके बच्चों ने टोका, पूछा, तो आपको बुरा लगा कि भाई इससे तो छोड़ दो, ये कॉन्शियसली डिसीजन था, इस तरह का चिल्लम पाँव वाला लड़ने वाला मुझे नहीं करना है, ठीक। लेकिन आजकल क्या चैनलों पर जो डिबेट होता है वो तो अधिकतर ऐसे ही दिखाई देते हैं। मैं इसलिए मीर कह रहा हूँ कि पब्लिक पसंद नहीं करती। इतने पब्लिक फोरम्स पे हम लोग जाते हैं, इतनी जगह पर मैं कॉलेजेस वगैरह पे जाता हूँ, सेमिनार्स पे जाता हूँ, सब कहते हैं यही बात। मतलब पब्लिक खुद कह रही है कि ऐसे इस तरह के शोज क्यों चल रहे हैं, चिल्लाने वाले, झगड़ा होने वाले, ऊंची डेसिबल वाले। फिर कौन देख रहा है? जब अधिकतर जगह, चाहे वो भोपाल हो, चाहे वो हरियाणा चंडीगढ़ हो, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे वो कानपुर हो, हर जगह पब्लिक इसी बात कह रही है। फिर वो क्यों चल रहा है मुझे भी नहीं पता, क्या उसके पीछे लॉजिक है, क्यों पब्लिक को, कौन से लोग हैं जो पसंद करते हैं इस तरह के शोज़ को। उसमें मुझे सबसे बड़ी दिक्कत है कि एंकर जो है वो पार्टी बन जाता है। एंकर का काम पार्टी बनना नहीं है। पार्टी के लिए दो पक्ष बैठे हुए हैं। आप तथ्यात्मक तौर पर सवाल पूछ सकते हैं, पर आप ये नहीं कह सकते कि आपने मुझे ऐसा क्यों कहा। देखिए, जिससे आप सवाल पूछ रहे हैं उसका भी एक ऑरा है, उसकी भी एक ऑडियंस है, उसका भी एक स्टेचर है, उसकी पार्टी में, उसकी सोसाइटी में। तभी तो वो आपके शो में आया हुआ। हाँ, तभी आपने बुलाया उसको। अगर वो पलट के ये बोल देता है कि अरे आप तो ऐसा सवाल कर रहे हैं, तो उस पर आपने मुझ पे ऐसा क्यों कह दिया, आप मुझे कौन होते हैं ऐसा कहने वाले। इस चीज से एंकर्स को निकलना चाहिए। ये जो सवाल जो एंकर दिल पे ले लेता है ना कि आपने मुझसे कैसे ऐसे पूछ लिया, भाई पूछेगी पब्लिक। आप भी पब्लिक डोमेन में हैं, आप जो कह रहे हैं, आप जो कर रहे हैं, वो पब्लिक आपको देख रही है। और अब वो ज़माना नहीं रहा, अब वो ज़माना नहीं रहा कि आपने आज आर्टिकल लिखा तो 3 दिन के बाद संपादकीय चिट्ठी छपेगी। अब वो 3 सेकंड के अंदर पब्लिक का रिएक्शन आ जाता है कि आप क्या कर रहे हैं। तो आप भी आंसरेबल हैं सोसाइटी के लिए। आप तथ्यात्मक तौर पर पूछिए ना, आप फैक्ट दिखा के पूछिए। कोई मतलब वो आए ही जवाब देने के लिए, और कुछ गेस्ट आते हैं वो इरिटेट करने आते हैं, क्योंकि आप उनको इरिटेट करते हैं, वो आपको इरिटेट करते हैं। अब तो ये हो गया कि आधे घंटे 1 घंटे का शो है, तो मैं आपको परेशान करता हूँ, आप मुझे परेशान करिए, और दोनों का काम निकल जाएगा।
यहाँ पे इस डिबेट से दो सवाल है। पहला सवाल तो ये है कि ये जो लड़ाई झगड़े दिखाई देते हैं, क्या इसमें से बहुत सारा मामला, क्योंकि मैं खुद, हम और आप सेम फ्रैटर्निटी से, और लोग हमसे पूछते हैं, इसीलिए मैं तो जो जवाब देता हूँ उनके, मैं आपके जुबानी में लोगों को बताना चाहता हूँ। इसमें से कितनी बार लोग पूछते हैं कितनी बार मामला फिक्स होता है, यानी पहले से सेट होता है कि भाई दोनों चिल्लाओगे, और क्योंकि बाद में उन्हीं लोगों को बड़े आराम से मुस्कुराते हुए स्टूडियो से बाहर आते हुए लोग देखते हैं, तो पूछते सारा मामला फिक्स था क्या? ऐसा होता है क्या? फिक्स का तो नहीं पता, लेकिन ये मामला ज़रूर होता है मिहिर कि खासकर जो एनालिस्ट बन के बैठते हैं, जो विशेषज्ञ बन के बैठते हैं और एक पर्टिकुलर लाइन को फॉलो करते हैं, चाहे लेफ्ट की करें चाहे राइट की करें, वो जो एनालिस्ट हैं वो पेड होते हैं। मैक्सिमम एनालिस्ट जो हैं वो टीवी की विंडो में आके जब बैठते हैं आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, पेड किसके? एक तो देखिए, उनको पैसा नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, पैसा एक तो सपोज करिए कि आप एक किसी चीज़ के विशेषज्ञ हैं, आप डेटा एनालिस्ट, जिसके मामले में आप एक्सपर्ट हैं, इसलिए मैंने आपको बुलाया, तो पैसा संस्थान दे सकता है कि मैंने, चूंकि आप एक प्रोफेशनल है, मैंने आपकी सर्विसेज ली तो मैं आपको पे करूँगा। दूसरा पेड क्या पार्टियां कर देती हैं उस बंदे को पेड कि भाई तुम्हें मेरे तरफ से या मेरे लाइन पे बोलना, इसलिए उधर से भी पेड होता है। किस पेड की बात आप? दोनों तरफ से संस्थान भी पे करके उनको लेके आता है। ठीक है, उनको पता है कि एज एन 1 घंटा मुझे बैठना और एक लाइन को फॉलो करना है और उस वजह से मुझे पैसे मिलेंगे, तो वो अपनी उस लाइन को फॉलो करते हैं। और बहुत से लोग एनालिस्ट बने बने पार्टियों के स्पोक्स पर्सन बन गए हैं। हमारे सामने एग्जाम्पल्स हैं, मुझे नाम ले तो संबित पात्रा, प्रदीप भंडारी, तहसीन पूनावाला, शहजाद पूनावाला, ये सब एनालिस्ट बन के आना शुरू हुए थे और धीरे धीरे करके पार्टियों के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हो गए हैं। तो और जब आप पार्टियों के स्पोक्स पर्सन बन गए, इसका मतलब पार्टियां आपको सपोर्ट कर रही थी। मुझे नहीं पता कि वो कैश में पेमेंट करती थी, काइंड में करती थी, उनको इंपॉर्टेंस देके अपनी टीम में करती थी, कैसे करती थी वो मेरे पास तथ्य नहीं है, तो मैं नहीं बता सकता। पर हाँ, उनके वो सॉफ्ट होती थी, पीठ पे हाथ तो था ही। हाँ, उनकी मदद करती रही। तो जो ये एनालिस्ट होते हैं, जो मैच फिक्स वाली आप बात कर रहे हैं, अक्सर ऐसा होता है कि जो 2 अलग अलग विचारधारा के लोग एक साथ बैठे हैं, वो शो के पहले और शो के बाद हंसते मुस्कुराते हुए आते हैं, हंसते मुस्कुराते हुए जाते हैं। कई बार तो सिगरेट भी शेयर करते हैं एक साथ बैठकर, एक कप बैठ के चाय पी लेते हैं। फिर एक आदमी दूसरे को कहता है मेरा एक काम भी करा देना, वो काम भी होते हैं, क्या वो मेरे इसका काम है वो रह गया है उसको करा देना। फिर वो कई बार ऐसा भी होता है कि सुमित जी आप मदद कर दीजिए, कि भाई आप उसको जानते हैं, आपके शो में वो आता है, उस दिन मेरे साथ था, वो मेरे किसी का एडमिशन कराना है, तो जरा उससे बात कर लीजिए। तो ये होता है, तो एक्टिंग है फिर ये। हाँ, ये पब्लिक कंजम्पशन के लिए किया जा रहा है। पब्लिक इस बात को समझने लगी है। अब आम हिंदुस्तान की जो पब्लिक है इस बात को समझने लगी है कि ये जो चीजें हो रही हैं टीवी के ऊपर, ये दरअसल मनोरंजन है, ड्रामा है। मतलब खबर में मनोरंजन है, इंफोटेनमेंट हो गया वो इंफोटेनमेंट भी नहीं है, केवल इंटरटेनमेंट है। वो इन्फॉर्मेशन कहाँ है उसमें? कौन सी इन्फॉर्मेशन है उसमें? 2 लोग लड़ रहे हैं, उसमें क्या इन्फॉर्मेशन है? तर्क कुतर्क हो रहे हैं। तो शायद इसीलिए OTT वगैरह ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। लोगों को लगता है अगर इंटरटेनमेंट ही देखना है तो OTT देखो, यहाँ पे क्या डेली, क्योंकि टीवी में सुमित जी जितने चेहरे दिखाई देते हैं, चैनलों को आप सर्फ करके देख लीजिए, 25 से 40 चेहरे होंगे, वही सारे चैनलों पे घूम घूम के चल रहे होते हैं, उसमें कोई नया चेहरा ऐड नहीं होता। दूसरा जो मैं पूछ रहा था, पहला तो ये कि मैच फिक्स, दूसरा ये कि जो सवाल मुझसे भी किया जाता है, इसलिए वो सवाल मैं अपना सवाल आपको दे रहा हूँ टॉस करके, कि भाई तुम किस पार्टी के पत्रकार हो? हाँ, तो आप किस पार्टी के पत्रकार हैं? आपकी लाइन क्या है? आपके वही विचार, मतलब आपके विचार क्या मैंने है? उसको सीधा पूछ लिया कि किस पार्टी के, मतलब लाइन क्या है तुम्हारी, किस पार्टी के पत्रकार हो, कौन सा लाइन आप कैरी करते हो? मेरी कोई डिसाइडेड लाइन नहीं है। अगर आप ये पूछना चाह रहे हैं कि मैं किस पार्टी को वोट करता हूँ, नहीं वोट नहीं मैं पूछ रहा। हाँ, नहीं, मैं वो बता भी सकता हूँ मैं कि मैं हर बार मेरा वोट जो है वो बदल के हुआ है। मैं कैंडिडेट को जरूर देखता हूँ जी। पार्टी तो ठीक है, लेकिन मैं अपना जो जिसका भी, चाहे वो MLA का चुनाव है, चाहे वो MP का चुनाव है, मेरे लिए कैंडिडेट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि मैं किस कैंडिडेट के लिए वोट कर रहा हूँ। और ये कभी मैं इस चीज़ पे तय नहीं करता हूँ अपने वोट को कि ये जीतने वाला है तो इसको दे देते हैं। ऐसा नहीं, मुझे अगर पता भी है कि मेरा आदमी 4थे नंबर पे आएगा, 6ठे नंबर पे आएगा, तो भी मुझे लगता है कि यार मुझे उसको वोट देना चाहिए, क्योंकि ये मुझे उन 10 आदमी में ये आदमी मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। तो मेरे लिए कैंडिडेट बड़ा इंपॉर्टेंट है। पार्टी की लाइन विचारधारा तो ठीक है, पर कैंडिडेट बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसमें कई बार नहीं लगता होगा मेरा वोट वेस्ट हो जाएगा? वोट वेस्ट कैसे कह सकते हैं आप? इसका मतलब अगर वोट वेस्ट नहीं, वोट वेस्ट पूछने का मेरा मतलब ये था कि आपको लगता है कि फाइट में A और B ये 2 लोग हैं,
सी भी आ सकता है, लेकिन आपको पर्सनली लगता है कि सबसे ईमानदार आदमी, सबसे समाज के लिए बेहतर आदमी डी है, बावजूद ABC को वोट करके छोड़ के आप डी को करते, तो कई बार पहले से एक तरह से लगता है कि शायद जीतेगा नहीं, मैंने जो दिया वोट तो कर दिया, इसकी संख्या बढ़ जाएगी, लेकिन नहीं। उस केस में आपको लगता है कि ये चीज़ जो है अगर इसकी जगह पार्टी की, तो पार्टी की विचारधारा, कहने का मतलब है कि आप पे हाथ में ये नहीं है कि पार्टी की विचारधारा के हिसाब से मुझे चलना है, उस टाइम पर नहीं लगता ऐसा? नहीं लगता, मुझे इसलिए लगता है मीर की, क्योंकि एक आदमी जीतेगा, 10 12 15 आदमी लड़ते हैं। जो आदमी चुनाव लड़ने आता है वो बड़ी हिम्मत करके लड़ने आता है, उसकी कोई लाइन होती है, कोई सोच होती है, कोई विचार होता है, इसीलिए वो लड़ने आता है। हर एक अपना मैनिफेस्टो देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी आदमी ईमानदारी से लड़ रहा है, उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए अगर मुझे लगता है कि मैं उसकी एक वोट से भी मदद कर रहा हूँ कि आपने ये करेज दिखाया कि आप हारने के बाद आपको दिख रहा है कि आप हार सकते हो, आप बहुत बड़ी पार्टी की कैंडिडेट नहीं हो, उस करेज के लिए भी उसको वोट करना चाहिए कई बार, और ये बहुत ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि ये अप्रिसिएशन होना चाहिए, तभी तो डेमोक्रेसी सर्वाइव करेगी, वरना डेमोक्रेसी कैसे सर्वाइव करेगी। मुझे तो लगता है कि ऐसे लोग जो ईमानदार हैं, चुनाव लड़ने आते हैं और चुनाव लड़कर हालात को बदलने की उन सबके मुकाबले ज़्यादा बेहतर उम्मीदें जगाते हैं, तो उनको अप्रिशिएट तो करना चाहिए। आज नहीं जीतेंगे तो कल जीतेंगे, वरना तो हतोत्साहित हो जाएगा आदमी, वरना तो कोई आदमी अच्छा आदमी चुनाव लड़ने आएगा ही नहीं आएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें डेमोक्रेसी के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी सोच से कैंडिडेट को ज़रूर देखिए। पार्टियां तो ठीक है, पार्टी इंपॉर्टेंट है नो डाउट, पर कैंडिडेट को भी ज़रूर देखना चाहिए। अब इतने लंबे टाइम पे आपने बहुत तमाम लोगों का शोज तो किए ही किए, तमाम लोगों का इंटरव्यू किया होगा जो ऑलमोस्ट ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ से थे, पॉलिटिक्स से भी थे, स्पोर्ट्स का भी शो आप करते थे, इंटरटेनमेंट के लोगों का भी किया। एक कोई गेस्ट जिसने पर्सनली आपको बहुत ज़्यादा, जिसे बोलते हैं इम्प्रेस करना, जो आपको लगा होगा यार ये तो कमाल का आदमी था, मतलब इसका इंटरव्यू करते ओवरऑल शख्सियत के हिसाब से बात करने से लेके मिलने, वो अगर एक आदमी को मैं कहूँगा तो वो कौन था? 2-3 नाम लेना चाहूँगा, एक तो नाम लेना मुश्किल है। एक, मुझे उमर अब्दुल्ला का इंटरव्यू करने में घबराहट होती है। अच्छा। घबराहट इन द सेंस कि वो बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, बहुत पढ़े लिखे, और बहुत अच्छे तर्क है उनके पास। अच्छा। मुझे लगता है कि उमर अब्दुल्ला वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट पॉलिटिशियंस वी हैव इन आवर कंट्री। तो उमर का इंटरव्यू करने में, और वही उनके फारूक साहब की भी आदत है, फारूक साहब तक गुस्सा हो जाते हैं। उमर के साथ मेरे साथ तो नहीं हुआ है, पर मुझे वो उमर का इंटरव्यू करने में होमवर्क करना पड़ता है, तो अच्छी तैयारी करनी पड़ती है, नॉट सिर्फ होमवर्क तो खैर सबके साथ करना पड़ता है। तो एक उमर अब्दुल्ला का नाम लूँगा। एक नाम मैं लूँगा, एक बहुत ही दिलचस्प कैरेक्टर है अपनी भारतीय राजनीति को, लालू यादव है। अच्छा। लालू यादव साहब का इंटरव्यू करना, उनको पता है कि ये 20 मिनट तो करेगा, तो वो 20 मिनट को घुमा देंगे आपको काम की बात हो सकता है कि कुछ ना निकले, या वही वो जो बोलना चाहते हैं वही वो बोल के चले जाएं। तो लालू यादव से कोई चीज़ निकलवा पाना, क्योंकि वो स्ट्रेट नहीं है, वो इतने वाकपटु हैं, इतने व्यंग्य है उनके पास, इतनी उनके पास मैनरिज्म है, तो वो उनसे अच्छी चीज़ निकलवाना इंटरव्यू कहने के लिए, ऑडियंस के लिए, परसेप्शन के लेवल बड़ा अच्छा हो जाएगा कि खूब हंसी मजाक हुआ, खूब वायरल कंटेंट मिला, पर खबर क्या निकलेगी, ये बड़ा चैलेंज होता है लालू जी के साथ इंटरव्यू करने में। वो एक चुनौती लगती थी, क्योंकि वो अपने ऑरा में, अपने उसमें सबको बांध लेते थे, फिर आप भटक जाते थे यहाँ से वहाँ। एक वो है। और तीसरा नाम मिलूंगा अमित शाह साहब का। अमित शाह जी का इंटरव्यू करना, बिकॉज ही इज़ वेल रेड। जैसे वो दिखते हैं ऐसे वो बिल्कुल नहीं है, मतलब जैसे वो दिखते हैं ना, कड़क हैं और डांट देंगे, वो डांटते भी बड़े अपने स्टाइल में हैं। इंटरव्यू करने के दौरान कई बार ऐसा लगता है कि अरे ये क्या सवाल पूछा, आपको तो नहीं पता है। ये उनका स्टाइल है, ये वो ऐसा करके वो आपको डोमिनेट करने की कोशिश, इंटरव्यूअर को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। एक तो और ऐसा पार्टी का प्रेसिडेंट रह चुका, फिर होम मिनिस्टर देश का, और फिर वो ये कहते क्या सवाल पूछा है आपने, आप लगता है होमवर्क करके नहीं आए, ऐसा करे मुँह पे बोल दे भरे इंटरव्यू के बीच में, तो उससे कैसे बचा जाए। तो अमित शाह का इंटरव्यू करने के लिए भी आपको अच्छी खासी होमवर्क तैयार। अच्छा, सबसे अच्छी बात है, अक्सर ऐसा होता है ना इंटरव्यू के दौरान, आप जब इंटरव्यू करने बैठते हैं, आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा, कुछ चीज़ें होती, नेता लोग पहले बोल देते हैं यार इस पर मत पूछना, उनकी पर्सनल लाइफ, तो वो उनके साथ उल्टा है। अमित शाह से अगर कहो कि सर ऐसी कोई चीज़ जो अभी आपको नहीं बोलनी है, नहीं पूछो बाबा पूछो, तो कुछ भी बोलने से वो कभी हिचकिचाते नहीं है, वो वही बोलेंगे जो वो बोलना चाहते हैं।
वो तो उनका आर्ट है। वो उनका आर्ट है। वही मैं कह रहा हूँ कि ये सवाल पूछना हमारा काम है, जवाब देना या क्या देना या कैसे देना ये आपको आना चाहिए। मैं एक दो पॉलिटिकल स्टूडेंट्स के बीच में, राजनीतिक पार्टियों के यूथ विंग के बीच में भी मैंने इस तरह के सेशंस लिए हैं, और वो उनको इंटरव्यू कैसे फेस करे, टीवी डिबेट कैसे फेस करे, एंकर को कैसे फेस करे, तो उसमें मैं यही चीज़ पे फोकस करता हूँ कि जवाब देना आपका काम है। कोई आपके मुंह के अंदर घुस के जवाब नहीं निकाल लेगा, वो 50 तरीके से आपको ट्रैप करेगा, उससे ट्रैप से निकलना आपका काम है। अगर आप नहीं निकले तो अभिमन्यु बन के शहीद हो जाओगे आप। निकलना आपको आना चाहिए। सामने वाले का तो काम है सवाल पूछना, जवाब क्या देना है और कितना देना है, बिल्कुल। ये आपका आर्ट है। बिल्कुल। अगर आप जो 20 होगा वो जीतेगा, सिंपल सी बात है। हाँ, और चौथा एक नाम और लेना चाहता हूँ, वो दूसरी फेटर्निटी के हैं, वो प्रशांत किशोर। मतलब अब पॉलिटिशियन बन गए हैं। उनका जब हमने इंटरव्यू किया तब वो आईपैक के लिए काम कर रहे थे, और वो एज अ पॉलिटिकल, एक बार हमने भी किया था जब हम और आप साथ थे, तो एबीपी न्यूज़ में। अब वो तो दूसरा या तीसरा इंटरव्यू था उनका, लेकिन जब उनका 1-to-1 इंटरव्यू किया, वो भी बहुत इतना डेटा, इतनी इन्फॉर्मेशन, इतनी जानकारी उस आदमी के पास है। हेड्स ऑफ। मतलब ये जो लोग मेरे ख्याल से पीके के साथ काम करते हैं आज की डेट में भी, वो कुछ ना कुछ इम्प्रेस, आप उनसे इम्प्रेस हो जाते हैं। हाँ, मैं भी मिला हुआ हूँ। That's how it is। हर चीज़ टिप्स पे रटी हुई है, डेटा नंबर, मतलब जो कुछ भी वो कहते हैं उसके पीछे एक लॉजिक है, और वो लॉजिक डेटा का लॉजिक है। उसी लॉजिक के हिसाब से वो चलते हैं। पॉलिटिकल एक्यूमेन, इसीलिए तो इतने जगहों पे उन्होंने काम किया, इतने लोगों को उन्होंने सो कॉल्ड बुद्धि दी चाणक्यवादी। हाँ, बिल्कुल। जिताने के ममता बनर्जी, YSR, अरविंद केजरीवाल, बीजेपी के अलावा, मतलब मोदी जी से ही शुरुआत होती है। आपने मोदी जी का भी इंटरव्यू किया था मेरे ख्याल से 2019 के चुनावों के दौरान। जी, वो बताइए, आपने एक बार किया या एक बार से ज़्यादा मोदी जी का एक इंटरव्यू? बार एज ए प्राइम मिनिस्टर एक बार किया। और उससे पहले भी किया होगा? जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो एक बहुत छोटा सा, जो उसको हम लोग टिक टैक कहते हैं ना, उस तरह का इंटरव्यू था। तो वो इंटरव्यू जब आपने किया, वो प्रधानमंत्री थे और फिर अगली बार भी प्रधानमंत्री बने, आप उस इंटरव्यू के एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। इंटरव्यू के एक्सपीरियंस से ज़्यादा प्रधानमंत्री मोदी के बारे में, कि आप जब उनसे बातचीत आपने की तो क्या एक पर्सन के तौर पे, सवाल जवाब के तौर पे आपको कैसा लगा? प्राइम मिनिस्टर का इंटरव्यू करना किसी भी पत्रकार के लिए जीवन का सबसे बड़ा हाई पॉइंट होता है। जी बिल्कुल। अगर आप उसमें हैं तो आपकी किस्मत अच्छी थी, बिल्कुल उसमें आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन जितना आप खुश होते हैं उतना आप पे उससे दुगना प्रेशर होता है कि भाई प्राइम मिनिस्टर का इंटरव्यू करना है, जिम्मेदारी भी है। जिम्मेदारी भी है। ये नहीं कि प्रधानमंत्री की तरफ से कोई दबाव है, दबाव अपने ऊपर खुद आता है कि ऐसा ना हो कि प्रधानमंत्री से ऐसी कोई चीज़ें उनके 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 सम्मान में गलत आपके मुंह से निकल जाएं जो उनको नुकसान पहुंचाए। तो वो एक प्रेशर आपके ऊपर रहता है। जब हमने इंटरव्यू किया था, मैं और रूबिका साथ में थे उस इंटरव्यू में, एबीपी न्यूज़ में वो इंटरव्यू हम दोनों ने किया था साथ में। करीब 1 घंटे का वो इंटरव्यू था। प्राइम मिनिस्टर मोदी कैंपेन करके लौटे थे दिन भर के बाद, रात शाम के टाइम हमने इंटरव्यू रिकॉर्ड किया था। नहीं, उस दिन कैंपेन नहीं किया था, उस दिन उनका ऑफ था। उस दिन वो सबको इंटरव्यूज़ ही दे रहे थे। उसके एक दिन पहले कैंपेन था उनका, कैंपेन में ब्रेक लिया था उन्होंने। तो हर तरह का सवाल, पर्सनल तो उनकी लाइफ कुछ ऐसी है नहीं, उनसे क्या पर्सनल पूछो, लेकिन बचपन, नौकरी, निजी जिंदगी के बारे में, हाँ, ज़्यादा कुछ था नहीं उनके बारे में पूछने के लिए। तो वो एक खाटी 24 घंटे के पॉलिटिशियन आदमी है। आप उनसे सवाल प्रधानमंत्री से पूछो कि मतलब कुछ भी जनरल, कि आप पब्लिक से आप कैसे कनेक्ट करते हैं, तो वो अपने जवाब में कुछ ना कुछ 2 लाइन ऐसी दे देंगे कि जो पॉलिटिकली जिसका मतलब होगा कि भाई बाकियों की तरह थोड़ी हूँ कि कनेक्ट ना बना सकूं। तो आपको एक लाइन मिल जाती है कि विपक्ष पे हमला किया। रीड बिटवीन द लाइंस जो पत्रकारों का काम है, उसके लिए वो पूरा स्कोप छोड़ देते हैं। कुछ ना कुछ वो आपको, देखो 24 घंटे के पॉलिटिशियन आदमी है। दूसरी जो उनकी बात मुझे बड़ी जो उनके बारे में अट्रैक्ट करती है, जो अच्छी लगती है, वो ये कि हर चीज़ में वो देश की बात करते हैं कि देश होता है, देश ऐसा, देश हित में ये ज़रूरी है। उस लाइन के, उस फैसले के आप अगेंस्ट में हो सकता है ज़्यादातर लोग उसके विरोध में हो, जैसे मोनेटाइजेशन की बात है फॉर एग्जांपल। लेकिन वो उनको लगा कि ये ज़रूरी है, देश हित में होगा, तो उन्होंने वो काम किया। और उनके पास क्योंकि मैंडेट है भाई, 300 सांसद थे, तो कोई मना करने वाला भी नहीं था। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ बात करने में जब आप बैठे थे शुरुआत में पहले 5 मिनट में तो एक हिचक थी, लेकिन धीरे धीरे करके वो आपको जवाब दे के कंफर्टेबल कर देते हैं। हंसते भी हैं, ऐसा नहीं है, हर इंटरव्यू में देखिए ना। जी बिल्कुल, तो उनको देखा ही हमने। बस
जो चीज़ वो प्लस वो नाम से जानते हैं, और जब वो इंटरव्यू ख़त्म करते हैं उसके बाद वो पूछते हैं कि हाँ भाई क्या चल रहा है तुम्हारे जीवन में, बच्चे लोग ठीक हैं, फैमिली में सब ठीक है, तो उनके पास इन्फॉर्मेशन पूरी होती है कि मैं कौन हूँ और मेरे साथ की को एंकर कौन है और टीम में जो लोग गए हैं वो लोग कौन कौन है, सबके बारे में होमवर्क था, नाम लेके पूछते हैं। कोई एक या दो जो भी आपके लाइफ में रहा हो, कोई ऐसा गेस्ट जिसने आपको नर्वस कर दिया हो इंटरव्यू करते करते, मतलब आपको लगा होगा कि यार मतलब मैं तो बहुत कम पढ़ा हुआ हूँ या इसके बारे में कम जानता हूँ, ये तो कुछ और ही सोच के कुछ और आया था और ये तो कुछ और ही निकला। मतलब ऐसा तो मुझे कोई याद नहीं आता है कि मैं नर्वस हुआ हूँ किसी का इंटरव्यू करते करते, लेकिन कुछ इंटरव्यूज़ जैसे कपिल देव का जब इंटरव्यू किया मैंने पहली बार, जब कपिल देव एबीपी न्यूज़ के साथ नहीं थे, जब कपिल देव का मैच फिक्सिंग वाला जो एपिसोड चल रहा था जी जी, जिसमें वो बीबीसी के इंटरव्यू में शायद हार्ट टॉक में वो दिए थे, उसके बाद कपिल देव के साथ, कपिल देव मेरे रोल मॉडल रहे हैं लाइफ में, मैं क्रिकेटर रहा हूँ तो मैं खुद फास्ट बॉलिंग करता था, तो कपिल देव का नाम आ जाना मेरे लिए खुद बड़ा हार्टनिंग था वो कि यार ये कैसे कपिल देव कैसे ऐसा हो सकते हैं। खैर, तो ये कपिल देव से इंटरव्यू किया तो मैं उनसे सवाल नहीं पूछ पा रहा था क्योंकि मैं उनके ऑरा में था कि भाई मेरा सुपरस्टार मेरे सामने बैठा हुआ है और जो दुखी है इस बात को लेके कि उसका नाम मैच फिक्सिंग में आया, तो वो एक इंटरव्यू मुझे याद रहता है कि शायद मैं उनके ऑरा की वजह से उसी कपिल देव के साथ, उन्हीं के साथ फिर आप लॉर्ड्स में जाके भी आपने इंटरव्यू किया। अब कपिल देव टचवुड अच्छे संबंध है, दोस्तों की तरह बात होती है कपिल देव के साथ, अब बहुत अच्छा लगता है क्योंकि कपिल देव के साथ मौका मिला एबीपी न्यूज़ में, 83 वर्ल्ड कप की एनिवर्सरी थी 2019 में हम लोग लॉर्ड्स में गए, उसी लॉर्ड्स में जहाँ हिंदुस्तान ने ट्रॉफी जीती थी, इतिहास बनाया था, उसी गैलरी में कपिल देव के साथ आप खड़े थे। फिर कपिल देव के साथ एक दौरा दुबई का लगा T20 वर्ल्ड कप के लिए, वो जो कर्टन रिजर्व किया था जाके, तब काजी के साथ थे, तो कपिल देव के साथ आना जाना उनके साथ होटल में मतलब तो ऑरा जो है वो ऑरा अब वो वैसा नहीं रहा, ईज में बदल गए। अब मतलब वो आपके साथ जोक करते हैं, आपके साथ मजाक करते हैं, आपको ड्रिंक्स ऑफर करते हैं, अगर आप इच्छुक हैं तो आप भी उनसे पूछ सकते हैं बाजी कुछ चाहिए तो बताइए। तो बड़े बड़े मस्त आदमी हैं, बहुत मस्त आदमी है। तो मैं, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि आपका जब बड़ी घटनाएं हुई, उस घटनाओं में आप चाहे अनचाहे अपनी मर्जी के बगैर या अपनी मर्जी से भी ऐसा हुआ कि आप उसके गवाह बने, कुछ न कुछ जुड़ाव हो गया। कांधार अपहरण जो हुआ था विमान का IC-814 का, उसके साथ भी आपका एक दिलचस्प किस्सा है जिससे भारत और नेपाल के संबंधों पर भी बड़ा असर पड़ सकता था। वो वाकया क्या है? 23-24 दिसंबर की बात है जिस दिन हाईजैक हुआ था IC-814। मैं जी न्यूज़ में था, मुश्किल से नौकरी करते हुए साल भर हुआ था, ट्रेनी रिपोर्टर था, रिपोर्टिंग पे जाते थे। खबर पहले आई कि प्लेन जो है वो गायब हो गया है, लखनऊ से उड़ा है और दिल्ली नहीं पहुंचा है। सतीश के सिंह हमारे ब्यूरो चीफ थे, उनको किसी रिपोर्टर को, क्योंकि 25 दिसंबर की छुट्टियां होने वाली होती हैं तो इस मौसम में हर आदमी छुट्टी पर रहता है नए साल के आसपास, तो मैं बाई चांस न्यूज़ रूम में था तो उन्होंने मेरे सतीश जी ने बोला कि जाओ तुम एयरपोर्ट चले जाओ, वहाँ देखो क्या है। तो मैं ऑफिस से वॉकी टॉकी मिलता था उन दिनों में, मोबाइल नहीं था उस वक्त, वॉकी टॉकी मिला और चले गए पालम। एयरपोर्ट पहुँचे तो शुरू में तो क्लियर नहीं था क्या हुआ है, फिर घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे के बाद चीज़ें क्लियर होनी शुरू हुई कि हाईजैक हो गया है। और मैं एयरपोर्ट पे था, जो भी था वॉकी टॉकी से सतीश के सिंह को बताता जा रहा था, वो कॉपी लिख रहे थे, पब्लिक इकट्ठी होनी शुरू हो गई थी। सिविल एविएशन सेक्रेटरी थे सुनील अरोड़ा साहब, आज भी मुझे याद है, जो बाद में इलेक्शन कमीशन में भी आए, वो शरद यादव उस वक्त सिविल एविएशन मिनिस्टर थे उस दौर में। तो जब उन्होंने पहली बार आके अनाउंस किया कि भाई हाईजैक हो गया है, फैमिली वहाँ को सांत्वना देने की कोशिश की क्योंकि पब्लिक वहाँ इकट्ठी हो गई थी, जिनके भी लोग उस फ्लाइट में थे दिल्ली एयरपोर्ट पे। इन सब के बीच में ये पता लगा कि वो प्लेन जो है अमृतसर होते हुए काठमांडू पहुँच गया है। तो रात को ये अनाउंसमेंट हुआ वहाँ पे एयरपोर्ट पे कि रॉयल नेपाल एयरलाइंस का एक प्लेन जो है, क्योंकि पब्लिक का बड़ा प्रेशर था, वो काठमांडू जाएगा, दिल्ली से उड़ेगा, तो जो लोग जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, आप अपना आइडेंटिटी दिखाइए और चले जाइए। इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ नेपाली गवर्नमेंट के साथ बात करके डील की थी। तो उस वक्त मैंने ऑफिस को बताया तो सतीश के सिंह बोले तुम निकल जाओ। मैंने कहा निकल जाओ मतलब? बोलते हाँ तुम बैठ जाओ उस प्लेन में चले जाओ, बोलो जी न्यूज़ के रिपोर्टर हो और तुम चले जाओ। अब रात को 1:30-2 बजे वो फ्लाइट उड़ी है और हम उसमें
वही कैमरामैन प्रदीप दास और मैं सुमित अवस्थी रात शाम को 6:30 बजे से एयरपोर्ट पे खड़े थे, 1:30-2 बजे उस फ्लाइट में बैठ गए, बगैर ना कपड़ा ना लत्ता ना खाना ना पीना, और हम काठमांडू पहुंच गए 1.5 घंटे के बाद। तो पहुंचते से ही मैंने, रात का समय था, अंधेरा था, 3:30-4 बजे, सर्दी की मौसम था, काठमांडू में तो और ठंड पड़ती है, हमने रात को शूट किया पूरा काठमांडू। वीरान पड़ा हुआ था एयरपोर्ट, प्लेन तब तक कांधार चला गया था, कांधार के रास्ते में था वगैरह वगैरह। इन्फॉर्मेशन यहाँ से कुछ नहीं आ रही थी, आप अपना जो कर रहे थे। तो मैंने वो दिन रात भर घूम के काठमांडू एयरपोर्ट पे कैसी लापरवाहियाँ हैं, छोटी छोटी, वो अपने कैमरे में शूट की। वो टेप मुझे भेजना था अगले दिन दोपहर में। एक फ़्लाइट कोई किसी और एयरलाइंस की फ़्लाइट थी जो वाया काठमांडू दिल्ली आनी थी, तो आप टेप भेजते थे। तो मैंने बताया सतीश के सिंह को, वहाँ पे हमारा रिपोर्टर था, ये जी का स्टिंगर था बिन्नी शर्मा, वो हमारी हेल्प के लिए वहाँ था। उसकी मोबाइल के, उसकी लैंडलाइन के थ्रू मैंने बात की कि ऐसा ऐसा है। तो यहाँ से मुझे कहा गया कि जो तुमने रात को शूट किया अंधेरे में, वो तो इतना अच्छा आया नहीं होगा, उसको दोबारा दिन में शूट कर लो टेप को देने के पहले। तो हम दोबारा फिर काठमांडू एयरपोर्ट पहुँचे सुबह 9:30-10 बजे, और मेरा मानेंगे नहीं, मैंने कैमरा रोल रखा, बड़ा वाला कैमरा था, HD वाला, यूमैटिक कैमरा जो होता था, HD वाला फॉर्मेट वाला, जिसमें बड़ा वाला टेप लगता था। और हम कैमरा ऑन करके गाड़ी से लेके और सिक्योरिटी वगैरह होते होते, इमिग्रेशन से होते होते हम प्लेन के अंदर जाके बैठ गए। जो प्लेन जाने वाला था, कैमरा ऑन है, कहीं मतलब फ्रिस्किंग भी हुई हमारी, किसी ने मना नहीं किया। मेरे हाथ में माइक है जी का, मैं कमेंट्री कर रहा हूँ कि अब हमने ये क्रॉस कर लिया, अब हमने ये क्रॉस कर लिया, अब हम यहाँ जा रहे हैं, हम देखते हैं हमको अलाउ करेंगे कि नहीं करेंगे। मैंने अपना आई कार्ड जो था बताते हुए किया है, जी न्यूज़ का आई कार्ड है, मैंने उसको जेब में रख लिया है, अगर वो रोकेंगे तब मैं दिखाऊंगा, फिर देखते हैं हम कैसे ले पाए। किसी ने रोका नहीं। हम एक प्लेन जो था उसके अंदर बकायदा सीढ़ी चढ़ी और प्लेन में जाके बैठ गए पहली दूसरी सीढ़ी पर, और वहाँ पर मैंने अपना रोल बंद किया कैमरे का। और ये कैमरा एज इट इज शूट करके, उसके बाद की फ़्लाइट थी, हम वापस नीचे उतरे, उस फ्लाइट से बाहर निकले, फिर हमने दूसरे उस टेप को भेज दिया यहाँ पे। वो स्टोरी चली यहाँ 26 तारीख को, 24 की बात है, 25-26 को वो स्टोरी चली प्रोसेस होके। उसके बाद भारत और मतलब नेपाली सरकार को ये लगा, नेपाली सरकार को, कि एजेंडे के तहत हमने, क्योंकि उनका तो कोई रोल था नहीं, उनका तो ये कहना था भाई आपके पाकिस्तानी हाईजैकर हैं, लेके कंधार चले गए, आप क्यों काठमांडू को बदनाम कर रहे हो। हमारा ये कहना था कि भाई वो काठमांडू एयरपोर्ट से सवार हुए थे, हथियार बम उनके साथ थे, कैसे प्लेन के अंदर चले गए, हम वो दिखाने की कोशिश कर रहे थे। एक्सरे मशीन काम नहीं कर रही थी, कोई फ्रिस्किंग में किसी ने चेक नहीं किया कैमरा ऑन है कि नहीं है, जबकि आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेके नहीं जा सकते हैं, हम सब जानते हैं इस चीज़ को। बिल्कुल। आप अंदर चले जाते हैं, आप टेप उसी प्लेन में जाके किसी और को, एयरपोर्ट पे किसी और को टेप पकड़ाते हैं। तो ये सब लेकिन ये जो सिस्टम में खामियां थी, इसको दिखाया जब, तो भारत और नेपाल के संबंधों पर असर पड़ा। सुमित अवस्थी का बैन हो गया वहाँ जाना, कि इस आदमी को, मुझे बुला लिया गया। 27 तारीख को फ़ोन आया कि जो भी मिले, जैसे मिले तुम निकल आओ तुरंत वापस, तुम पे कुछ नहीं होना चाहिए। तो हम वहाँ से वापस लौटे। फिर उसके बाद कुछ दिनों तक जी न्यूज़ के दफ्तर के बाद फिल्म सिटी में यूपी पुलिस की गाड़ी खड़ी रहती थी, तो कांस्टेबल बैठने लगे, क्योंकि नेपाल से धमकियाँ आई कि आपने जानबूझ के हमारी छवि खराब की है। ये दिक्कतें आई थी उस दौरान में, ये मुझे अच्छे से याद है। ये मतलब ये घटना जो आप कह रहे हैं ना कि भारत नेपाल के संबंधों पर असर पड़ा, तो उसका पर्पस सिर्फ इतना था कि हम खामियां दिखा सके, हम संबंधों पे खामी थी इसीलिए। अदरवाइज अगर आपको स्टेप 1 पे रोक लिया गया होता, कहाँ से हम बोलते चुस्त है। बिल्कुल बिल्कुल। ये घटना के अगले दिन की बात है, मतलब जिसकी दिन, 2 दिन बाद, 2 दिन बाद की बात बता रहे ना। 24-25 तारीख को ये हुआ, 26-27 तारीख की आप बता रहे, तब तो 4 गुना 5 गुना 10 गुना ज्यादा सिक्योरिटी बढ़ जाती, तब ये हाल। ये घटना थी। तो सुमित जी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आप आए और आपने हमारे साथ इस पॉडकास्ट में दिल से बातें की, और आपकी बातों में इंस्पिरेशन है जो मैं समझा। बाकी चीज़ें तो आपके तजुर्बे की और आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन उस ज़िंदगी के हिस्से का जो रस और निचोड़ है, जो कि आने वाली जनरेशन, क्योंकि बहुत सारे लोग जर्नलिज्म में आपको देखते हैं और आपके जैसा बनना चाहते हैं, तो उसके लिए है कि असफलताओं से घबराना नहीं चाहिए। बिल्कुल, मैं सही बोल रहा हूँ? आगे आप पूरा कर दीजिए। असफलताओं से नहीं घबराना चाहिए। असफलता जीवन में सबके आती है, हताश होने से काम नहीं बनेगा। और दूसरी सबसे बड़ी मुझे जो बात लगती है वो ये कि जैसे मैंने शुरू में भी कहा, मेरे जीवन का वो फलसफा बन गया है कि जो चीज़ आपकी किस्मत में नहीं है वो कोई दिला नहीं सकता, और जो आपकी किस्मत में है वो कोई आपसे छीन नहीं सकता। तो जीवन में सब्र रखिए, धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए,
हर चीज मिलेगी। मेहनत उसको- करते रहिए। हाँ, मेहनत करते रहिए। आप ये नहीं हो कि आप हाथ पे हाथ धरे बैठे आपको खाना पेट में आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो खाना खाने के लिए आपको रोटी तोड़ के मुंह तक लेके आना ही पड़ेगा, उतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो अगर आप जर्नलिज्म के छात्र हैं तो ऐसी चुनौतियां जीवन में बहुत आती हैं मिहिर, और आप जितना मेरा जैसा जीवन रहा, हम सब मिडिल क्लास की फैमिली के बच्चे हैं, बहुत अच्छे घरों से, बहुत रईस घरों से नहीं आए, अपने आप कुआं खोदा, अपने आप जीवन जैसा भी है आपके सामने है। आपकी स्टोरी भी कुछ कुछ ऐसी है जितना जी, मुझे बिल्कुल, आइडिया है। बिल्कुल। किसी दिन मैं आप पे एपिसोड करूंगा, हम रोल रिवर्सल करेंगे आप ही के मंच पे आके करूंगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जीवन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने जीवन का एक ध्येय बना के चलिए कि आपको लाइफ में चाहिए क्या। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं जीवन में सुकून चाहता था, तो बस यही मेरे जीवन का ध्येय है कि जो मैं करूं उसके लिए मुझे कुछ उठा पटक ना करनी पड़े, कोई दंड फंद, कुछ गलत काम, किसी को चोट पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना, ये काम मुझसे ना हो। मैं आज भी प्रेयर करता हूं तो एक ही चीज़ बोलता हूं कि भगवान इतनी हिम्मत देकर रखना, अगर कोई मुझसे मदद मांगने आए तो मैं उसकी मदद कर सकूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।